With our economy under threat from abroad, Canadians have made a choice to focus what we can. Canada is sending a clear strategic signal. Under mounting pressure from Donald Trump's America, Ottawa is recalibrating its foreign and trade policy, and India is emerging as a central pillar of that shift. Trump's protectionist posture, combined with repeated remarks about Canada becoming America's 51st state, has forced Canadian policymakers to confront an uncomfortable reality. Overdependence on the United States is now a national vulnerability. This pressure is pushing Canada to diversify fast. Prime Minister Mark Carney is expected to visit India in the coming weeks, marking a decisive thaw after years of diplomatic strain. From New Delhi's perspective, this outreach is significant. A developed Western economy, historically anchored to Washington, is now actively turning towards India to protect its sovereignty and economic future. For Ottawa, the urgency is stark. Canada is facing high US tariffs and growing fears of economic coercion. Its leadership has openly stated that non-US exports must double within a decade. India fits that requirement perfectly. A fast-growing economy, a stable democracy, and a partner increasingly seen as reliable in a volatile world. Trump's threats were 100% curious. Well, the first thing is that Canada respects our engagements, our commitments. Il y a des engagements dans l'ASEAN. We have commitments under CUSMA that not to pursue free trade agreements with non-market economies without prior notification. We have no. अब तक तो आपने ये बात समझ ली होगी दोस्तों कि क्रिकेट के खेल में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इन्वॉल्व होते हैं तो रायता फैलना मस्त हो जाता है क्योंकि ये लोग हैं ही ऐसे। बड़ा हरामी हो ये बात तो 16 आने सच लाला, लेकिन इस बार जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसे सुनकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंगा लेने की सारी हदें पार कर दी। क्या है पूरा मामला वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कल के मैच में जहां अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड का बुरा हाल कर दिया, मजा आया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक और भैया कल टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया और इस सीरीज के हीरो नंबर 1 बने अभिषेक शर्मा, जिन्होंने खुद को हिटिंग मोड पर ऐसा सेट किया है कि कीवियों ने कहा, क्या कहा, मुझे अपने घर जाना है। अरे अभी कहाँ जाओगे, अभी घर में 2 मैच और बाकी है, उसके बाद तो वर्ल्ड कप भी है बेटे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गुवाहाटी में टीम इंडिया की ताबड़तोड़ जीत पर एक वीडियो हमने अपने नोको चैनल पर बनाई है, जाकर नोको टाइप करोगे ना गूगल में और यूट्यूब पे तो आपको नोको चैनल पर सीधा वो लेकर जाएंगे और आप वीडियो देखकर आपको मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में जारी रखते हैं पाकियों की लाल करने में। ये पाकिस्तान के चमन झींगे किस्म के लोग जिनमें राशिद लतीफ भी हैं, कह रहा है सोचो जरा अगर पाकिस्तान भी हट जाए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से तो आईसीसी की तशरीफ पड़ जाए, कैसा ही माहौल होगा अहमदाबाद में जो भारत और पाकिस्तान की बजाय भारत और युगांडा का मैच होगा। अब इन ग्रोसरी वालों से कौन बहस करे, क्योंकि इनको ये खुद नहीं पता कि अहमदाबाद में अब कभी खेल भी नहीं सकते, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ आईसीसी करेगा ऐसा काम जिससे मिट जाएगा क्रिकेट की दुनिया से पाकिस्तान का नामो निशान। इतनी खुशी। ताज़ा खबर ये कि पाकिस्तान अब आईसीसी को आंखें दिखा रहा है, कह रहा है कि अगर बांग्लादेश T20 नहीं खेलेगा हम भी नहीं खेलेंगे। मतलब भाई साहब ये तो वही बात हो गई कि मेरे दोस्त को पार्टी में नहीं बुलाओगे मैं भी नहीं आऊंगा। पीसीबी का कहना है कि आईसीसी जाकर कोई 22वीं टीम ढूंढ ले, क्योंकि हम तो भाई बांग्लादेश से अपनी दोस्ती निभाएंगे। पहली फुर्सत में निकल। मैं तो कहता हूँ आईसीसी वालों एक काम करो, पाकिस्तान को साइड करो और बांग्लादेश को वापस से T20 वर्ल्ड कप में ले लो। वैसे भी पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हो रहे हैं और बांग्लादेश को भी इंडिया नहीं श्रीलंका में खेलना था,
तो पाकिस्तान को बाहर करो, श्रीलंका को अंदर ले लो, है कि नहीं? ये होगा एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट क्रिकेट के इतिहास का, नहीं? वैसे ऑफिशियली आईसीसी ने पाकिस्तान को टोटल आइसोलेशन की वार्निंग दी है, पर पाकिस्तान है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि के लॉजिक को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान। बात तो सही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को साफ साफ बोला है कि अगर उन्होंने बांग्लादेश के सपोर्ट में वर्ल्ड कप से हटने की बात बोली और जिद नहीं छोड़ी तो उन्हें टोटल आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। मतलब इसका जानते हैं आप? इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर ऐसे कड़े सैंक्शंस लगेंगे कि पाक क्रिकेट चिल्लाएगा, तो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी ही हरकत अगर बनी रही तो जल्द ही उनका क्रिकेट बोर्ड बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। बायलैटरल सीरीज उनके लिए बंद हो जाएगी, एशिया कप से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और सबसे बड़ा झटका, विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने के लिए उनके देश के बोर्ड से एनओसी नहीं मिलेगी। मतलब आमदनी ठंडी और खर्चा रुपया के स्टैंडर्ड से भी पाकिस्तान नीचे चला जाएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। 2026 T20 वर्ल्ड कप की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, पीसीबी चेयरमैन नकवी और आईसीसी के बीच रिश्ते ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए। नकवी साहब जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, साथ ही साथ ट्रॉफी चोर भी हैं। बढ़िया था। इस ट्रॉफी चोर ने आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाई जब पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल लागू हो सकता है तो बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर श्रीलंका शिफ्ट कराने में प्रॉब्लम क्या है। नकवी ने यह भी कह दिया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ एक जुटता समझौता किया है, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। अब नकवी साहब इसी बात पर अड़ गए हैं कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। बांग्लादेश एक फुल मेंबर है और उसे भी वही हक मिलना चाहिए जो भारत और पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के रूप में मिलता है। वह पाकिस्तान अपनी बकर में लगा ही हुआ था कि आईसीसी ने बांग्लादेश का नाम टूर्नामेंट से काटा और स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। जो पत्रकारों ने नकवी से पूछा कि क्या पाकिस्तान भी बॉयकॉट करेगा तो उन्होंने फिल्मी अंदाज में बोला कि हमारा रुख भी वही होगा जो पाकिस्तान की सरकार हमें बोलेगी। प्रधानमंत्री भी देश में नहीं है, उनके लौटते ही हम आखिरी फैसला बताएंगे। हम सरकार की बात मानते हैं, आईसीसी की नहीं। नकवी साहब ने यह दावा किया कि उनके पास प्लान ए, बी, सी और डी सब तैयार है। गुरु ये सुनने में बहुत कूल लगता है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान के पास शायद ही कोई प्लान बचा। अगर वो वर्ल्ड कप से हटते हैं तो उनकी मुख्य कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, पीएसएल की कमर्शियल वैल्यू गिरेगी और पाकिस्तान की टीम बिना किसी इंटरनेशनल पिक्चर के घर पर बैठ जाएगी। मजे की बात है कि पाकिस्तान खुद हाइब्रिड मॉडल का फायदा उठा रहा है। उनके सारे मैच पहले ही कोलंबो में शेड्यूल है, फिर भी नकवी को बांग्लादेश की चिंता खा रही है। उनका लॉजिक है कि वन कंट्री कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू अनदर, यानी भारत की दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन भाई दादागिरी की बात नहीं, बात नियमों की। आईसीसी को पता है कि वर्ल्ड कप की रेवेन्यू कहां से आती है और अगर पाकिस्तान इस आग से खेलेगा तो उनका जलना तय है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप कमेंट करके बताइए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल पाएगा या फिर ये सिर्फ उसका राग है, ये सिर्फ गीदड़ भक्की है। पाकिस्तान चुप करें सर, चुप करें। ये फालतू बक 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 ये खत्म बहुत हो गया। संजीदगी में मसले का हल निकाले। तो खातून अपनी से खुद रखे, खातून अपनी से खुद रखे, खातून बक 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 करो। Bangladesh's prolonged political instability, repeated attacks on minorities and escalating Which are the growth engines of the future? आज के ग्रोथ इंजन और कल के ग्रोथ इंजन कौन से हैं? हम उनके साथ डील करना चाहते हैं भाई। अब भारत एक काम करेगा कि इंडिया विल स्टार्ट बाइंग ऑयल एंड एलएनजी फ्रॉम कनाडा आल्सो। देखिए जितने भी ट्रंप के सताए हुए हैं, जितने भी लोग ट्रंप से परेशान हैं, वो सब मिलेंगे। इनका और यूएस का इतना अच्छा रिश्ता था, इतना क्लोज रिश्ता था दोस्तों, कि कहते थे कि 80-90%, 70-80-90% सारा माल जो बना सीधा यूएस। ये 24 तारीख का 24 तारीख का नहीं होने दूंगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा, नहीं होने दूंगा, आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। 24 घंटे के बाद क्या कहते हैं, ये तो हो गया। At the Republic Day celebrations, a successful India makes the world more stable, prosperous and secure, and we all benefit. Basically, क्या है कि European Commission President Ursula von der Leyen on Monday said a successful India makes the world more stable, prosperous and secure, a statement that came ahead of the historic trade agreement between New Delhi and the 27-nation bloc. Von der Leyen, who's on 3-day visit to India, attended India's Republic Day celebrations as a chief guest and said it was an honor of a lifetime. Von der Leyen and European Council President Antonio Costa were the chief guests as India marked its 77th Republic Day. A successful India makes the world more stable, prosperous and secure, and we all benefit. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century. The European Union is India's biggest trade partner, with bilateral trade and goods recording USD 135 billion in the financial year 2023-24. देख लीजिए, ये कहते हैं कि ग्रोथ इंजन दुनिया की इकोनॉमी का कौन सा है? Which are the growth engines of the future? आज के ग्रोथ इंजन और कल के ग्रोथ इंजन कौन से हैं? हम उनके साथ डील करना चाहते हैं। देखिए, इसमें दो पहलू हैं और ये एनालिसिस की बात है।
यहाँ पे ये सब के सब ट्रंप के सताए हुए हैं। सब के सब। मार्क कार्नी कभी ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, जिंदगी में कभी ये चाइना के साथ डील साइन नहीं करता। इसको मजबूर कर दिया ट्रंप ने, इतना मजबूर कर दिया कि उसने बोला नहीं यार अब मेरी बस। उसने हाथ जोड़ लिया, गया चाइना के साथ डील साइन करी, शी जिनपिंग के साथ फोटो खिंचाई, एंड ये क्या कह रहे हैं कि एंड क्रूशियली दैट वुड प्रोवाइड अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of the century. That is why they have come to India. और ये उर्सुला वॉन डर लेयन कह रही है on record. India and the EU are showing a fractured world, another way to engage. EU chief Ursula von der Leyen. अब ये स्टेटमेंट दोस्तों ये कल का है, ये आज का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन मैंने पहले आज का स्टेटमेंट डाला लेटेस्ट, जब वो कह रही थी कि पावर हाउस और ये सब बात कर रही थी इकोनॉमी के बारे में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, व्हाट शी सेड यस्टरडे। 25 जनवरी को जब वो लैंड करी है तो उनके वेलकम की यहाँ फोटोग्राफ हैं, और इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर गिविंग फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड एन अल्टरनेटिव, सेड ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन। अच्छा, ये फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड क्या है? ये दुनिया फ्रैक्चर कैसे हो गई? अब आप देखिए, शी इज यूजिंग उर्सुला वॉन डर लेयन, शी इज यूजिंग द वर्ड फ्रैक्चर। ठीक है, ये देखिए साहब, ये वर्ड यूज कर रही है फ्रैक्चर। और मार्क कार्नी कनाडा, उसने वर्ड यूज करा था रप्चर। आप समझ रहे हैं? एक कह रहा है फ्रैक्चर हो गया, कह रहा है रप्चर हो गया, यानी कि बर्बाद तो हो ही गया है एक तरीके से। इनका ही कहना है, आई एम सो ग्लैड टू बी इन इंडिया टुडे। इंडिया एंड यूरोप हैव मेड अ क्लियर चॉइस, द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डायलॉग एंड ओपननेस, लेवरेजिंग आवर कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रेंथ्स एंड बिल्डिंग म्यूचुअल रेजिलियंस। वी आर शोइंग अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड दैट अनदर वे इज पॉसिबल। ये फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड क्या है? ये रप्चर्ड वर्ल्ड क्या है? चाहे ये बोले चाहे मार्क कार्नी बोले, बोथ आर रेफरिंग डायरेक्टली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये दोनों के दोनों दे रेफरिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कह रहे हैं, वरना ये फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है कि किसके बारे में बात कर रही है? चलिए आप ये कहते हैं कि साहब हो सकता है किसी और चीज के बारे में बात करें। व्हाट इज दैट और चीज? और किसके बारे में बात करें? क्या फ्रैक्चर हो गया? क्या फ्रैक्चर हो गया? फ्रैक्चर इनकी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हो रही है, और ये ट्रंप ने कराया फ्रैक्चर। जैसे कि कनाडा का रिलेशनशिप, आप बोलते रहेंगे 51st स्टेट है, आप बोलते रहेंगे गवर्नर मार्क कार्नी, तो आपको लगता है कैनेडियंस खुश होंगे? फिर आप गाली देंगे नेटो ट्रूप्स को कि तुम तो थे ही नहीं अफगानिस्तान में, हम लोग लड़े, तुम तो पीछे थे। ये सब बोला है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों ऐसा होता है ना कि व्हेन यू मेक सच कमेंट्स, होता क्या है कि यूरोप में दीज आर ऑल डेमोक्रेसीज। ठीक है, दीज आर ऑल डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रेशर आता है पब्लिक से। जब अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसी बयानबाजी करता है, चाहे वो कनाडा के लिए बोले, नेटो कंट्रीज के लिए बोले, यूरोपियन लीडर्स के लिए बोले, किसी के लिए बोले, पब्लिक को सुनाई देता है, जाहिर सी बात है, बिकॉज दीज आर मेड इन एन ओपन प्लेटफॉर्म, मीडिया डिस्कस करता है, फिर पब्लिक प्रेशर डालती है अपने लीडर्स के ऊपर। यार हमारे देश की बेइज्जती करिए साहब, तुम इसके साथ डील कैसे कर सकते हो? यू नो ऑल दैट प्रेशर इज देयर, तुम इसके साथ डील कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मेक अ डील विद अमेरिका? ये तो बेइज्जती कर रहा है हमारी, ये कर। अब अगर आपको दोबारा लोगों के सामने जाके वोट मांगना है, या फिर जो आपने वोट लिया है उसके लिए आपको यू नो कि ऑनेस्टली सामने खड़ा होना है कि यार ये मैं अपने देश का, मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर रहा हूँ, अपने यूरोपियन किसी कंट्री के लिए मैं खड़ा हूँ जो मेरा मुल्क है, यूरोप जो मेरा देश है, तो फिर आप ये सब नॉनसेंस एक्सेप्ट करें। एंड यूरोप स्टार्टेड पुशिंग बैक। यूरोप जो माइक्रोसॉफ्ट की डील हुई है उसके साथ ज़्यादा खुश नहीं है, और मैं आगे चल के बताऊंगा ये जो चाइना के साथ डील हुई है कनाडा की, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ तक धमकियां देना शुरू कर दिया ट्रंप ने। भाई ये स्टार्टेड थ्रेटनिंग कनाडा कि तुमने किसी थर्ड कंट्री के साथ डील कैसे कर दी। अब कैनेडियंस कंफ्यूज है कि यार तेरा क्या मतलब है, हमारा देश हम जिसके साथ डील करें? नहीं नहीं, मैं देखना तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कर रहा है, इसलिए शी इज यूजिंग द वर्ड फ्रैक्चर्ड। ये खबर है रॉयटर्स से। India to slash tariffs on cars to 40% in trade deal with EU, sources say. India plans to slash tariffs on cars imported from the European Union to 40%, from as high as 110%, sources said in the biggest opening yet of the country's vast market, as two sides close in on a free trade pact that could come as early as Tuesday. Prime Minister Narendra Modi's government has agreed to immediately reduce the tax on a limited number of cars from the 27-nation bloc with an import price of more than 15,000 euros, that is $17,739 US. Two sources briefed on the talks told Reuters. This will be further lowered to 10% over time, they added, easing access to the Indian market for European automakers such as Volkswagen, Mercedes-Benz and BMW. India is the world's third largest car market by sales after the US and China, but its domestic auto industry has been one of the most protected. New Delhi currently levies tariffs of 70% and 110% on imported cars, a level often criticized by executives including Tesla chief Elon Musk. अब Elon Musk के लिए तो भारत में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा नहीं दोस्तों, उसने शोरूम खोले हैं यहाँ पे, राइट, बट वो करा नहीं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, भारत में मर्सिडीज भी बनती है, भारत में BMW बनती है, भारत में Volkswagen भी बनती है। ये पुणे में कहीं फैक्ट्रीज भी, they have those factories in India also. Now जो आपकी गाड़ियां आएंगी आज की तारीख में उनके ऊपर 110% का टैरिफ है। ये टैरिफ घट के पहले होगा 40%, और 40% के बाद ये घट के दोस्तों हो जाएगा 10%। ये देखिए साहब, ये है 10%, ये 10% हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट 10% टैक्स दिया। भारत में मर्सिडीज बेचनी है, BMW आपको Volkswagen बेचनी है, यू कैन सेल एनी कार।
This is tremendous. This is tremendous. Gives us, A quality automobiles, and दूसरी चीज जो highly protected है भारत का कार का मार्केट, I think they also need to open up. They also need to open up. You sell cars to Europe, कितना रोका? आप भी बेचो, अपनी टाटा महिंद्रा जो भी हैं, बेचो. Sell cars to Europe. Everybody in Europe is not driving a Mercedes. There are so many other cars. बेचो. You also sell, and it's good to have competition. मैं तो इसके बहुत फेवर में हूँ दोस्तों, पर्सनली, एक्सेप्ट फॉर आवर फार्मर्स. फार्मर्स हैं, डेयरी वाले हैं, पोल्ट्री वाले हैं, फिशरी वाले हैं, उनको छोड़ के उनको अलग कर दो आप. Those must be protected because वो उनका थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है कि if there is a lot of dumping of their stock, then they will go down. Apart from that, India should just open up and let Indian businesses compete with the rest of the world. क्या होगा? 2-4 कंपनियां आपकी खत्म हो जाएंगी और 2-4 ऊपर उठेंगी और सामान बेचेंगी. You'll become more competitive. You'll become global. And I think that is what we should all aim for. यही हो रहा है यहाँ पे. यही हो रहा है यहाँ पे. 110% से 40 होगा, 40 से सीधा 10%. हो जाएगा गाड़ियों पे टैरिफ. इंडिया कवर कर रहा है दोस्तों. टेड क्रूज है. Says Navarro JD Vance blocked India trade deal, mocks Trump tariffs and leaked audio. एक ऑडियो था, यानी कि बात कर रहे हैं कुछ लोग. तो ये बंदा है टेड क्रूज, ये बात कर रहा है अपने डोनर्स के साथ जो उसको पैसा वैसा देते होंगे ना, कंट्रीब्यूशन करते होंगे उनके साथ. इसका ऑडियो लीक हो गया जिसमें इंडिया के साथ यूएस की ट्रेड डील है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ. यहाँ पे इंडियंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एक बात बताओ, अमेरिका कुछ कह रहा है, हम कह रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम. हम कुछ कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है ठीक है. दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये डील हो क्यों नहीं पा रही है? ये डील कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रही है? अमेरिका इतने अनरियलिस्टिक बयानबाजियां क्यों कर रहा है कि नहीं 3 हफ्ते के अंदर क्लोज करो, वरना ये सब बातें कहां से हो रही हैं? अब पता लग रहा है कि पीछे से गेम कौन खेल रहा था. और ये जो टेड क्रूज है, a Texas Republican, criticized Vice President JD Vance and mocked President Trump's tariff policy during private meetings with donors, according to recording obtained by Axios. The recordings, nearly 10 minutes in total, were provided to Axios by a Republican source and were made in early and middle 2025. In the latter recording, Cruz warned donors that Trump's tariffs could decimate the economy and lead to his impeachment. ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया में, इससे क्या होगा कि यूएस की इकोनॉमी को झटके लगेंगे बड़े सॉलिड. और जो ट्रम्प झूठ बोल रहा है ना, इतने अरब डॉलर कुछ नहीं आया, $1 नहीं आया टैरिफ से, ये सारा झूठ बोल रहा है. ये है इसने प्राइसेस रेज कर दी है, ठीक है, प्राइसेस रेज कर दी है. अब दोस्तों मानिए ये पेन है, ये $10 की पेन है, इसके ऊपर अमेरिका ने लगा दिया 50% टैरिफ. इंडिया से जा रही है 50% टैरिफ, यानी कि $10 की जो पेन है 50% टैरिफ पे हो जाएगी 15 कौन देगा भाई? बेचने वाला पैसा थोड़ा देता है, बेचने वाला तो पेन देता है, पैसे तो खरीदने वाला देता है. और खरीदने वाला क्योंकि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, खरीदने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है. अब ट्रम्प कह रहा है पैसे आ गए, सही बोल रहा है, पैसे आ गए. वो पैसे इंडिया ने थोड़ा दिए हैं. तू अपने ही लोगों की जेब काट रहा है, अपने ही बंदों को चूना लगा रहा है, फिर सेलिब्रेट भी कर रहा है और बेशर्मी से कर रहा है सेलिब्रेट. कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं लग रहा. ये देखिए, ये कह रहा है कि इंपीचमेंट हो जाएगी. प्रेसिडेंट्स की जो इंपीचमेंट होती है, इंपीचमेंट हो जाएगी साहब. आपकी नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे जो आप कर रहे हो. He said that after Trump introduced the tariffs in early April 2025, Cruz and a few other senators had a call with Trump in which they urged him to stand down. Cruz said the lengthy call, which stretched past midnight, did not go well and that Trump was yelling and cursing. Cruz also told donors about battling the White House to accept a trade agreement with India. When a donor asked who in the administration was resistant to reaching such accords, Cruz mentioned White House economic advisor Peter Navarro, Vance and sometimes Trump. तो भाई ये है पीटर नवारो, जेडी वैंस. ये ऊपर देखिए साहब, ये है क्रूज, टेड क्रूज है, ये नवारो है, जेडी वैंस. यही सब लोग हैं जो रोक के रख रहे हैं. इनकी अपनी पर्सनल ईगो है कि जब तक, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड. आपको शॉक लगेगा और आप जाके इंटरनेट पे चेक करना कि हुआ क्या है, तब आपको पता लगेगा. आपको पता है ना कि स्विट्जरलैंड के ऊपर 35% टैरिफ डाल दिए थे. अब आपको पता है ना स्विट्जरलैंड के मेन एक्सपोर्ट्स क्या हैं? वॉचेस हैं, लग्जरी वॉचेस हैं, और चॉकलेट्स हैं, और वाइन्स हैं, स्विस वाइन्स, और ये सब चीज़ हैं, और ये बहुत महंगी बिकती हैं. स्विट्जरलैंड बहुत पैसा कमाता है और डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर लगा दिया 35% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के ऊपर.
फिर स्विट्जरलैंड के लोग गए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, उसके लिए ले गए गिफ्ट, सोना, गोल्ड का बार। फिर ट्रंप की तारीफें करी, ट्रंप को बोला कि आप जैसा राष्ट्रपति ना कभी अमेरिका में हुआ ना कभी होगा। आप जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि रोशनदान टूट गया और सूरज की किरणें अंदर। ऐसा कोई ड्रामा करा हुआ हम लोगों ने? भाई साहब, एक हफ्ते के बाद पता लगता है कि जो 35% टैरिफ था वो नीचे करके उसने 15-10% कुछ कर दिया। ट्रंप को यही चाहिए, आप ट्रंप को पर्सनली आके गिफ्ट दें, जैसे पुराने टाइम पर राजा महाराजा होते थे ना कि राजा साहब को आपने कुछ सोने की शर्तियां चढ़ाई, वो खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया, जाओ। ट्रंप वही काम कर रहा है। उसने 35% जो टैरिफ लगाया स्विट्जरलैंड के ऊपर, उसके ऊपर उसका कोई लॉजिक नहीं था। देयर वाज नो लॉजिक टू दैट। और जब वो लोग आए, उन्होंने इसको गिफ्ट दी, इसने मना कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कम कर दूंगा मैं टैरिफ, आधे से कम कर दिया। दैट इज हाउ ट्रंप डज बिजनेस। अब ये देखिए, ये कह रहा है सामने टेड क्रूज, ये रिपब्लिकन सेनेटर है, ये कह रहा है ट्रंप की पार्टी का, ये कह रहा है भाई इंडिया के साथ डील करो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, हम नहीं करेंगे सर। रोक टोक में लगा हुआ है पीटर नवारो, ये सारे के सारे, कि किसी तरीके से जो इंडिया है ना, किसी तरीके से मोदी जी कॉल करें, मोदी जी ये बोले कि डोनाल्ड ट्रंप यार तुम्हारी वजह से भारत की इकोनॉमी चल रही है, वरना अभी तक तो डूब चुकी है। इसको ये सुनना है, अगर ऐसा मोदी जी कह देते हैं तो सारे टैरिफ ओवरनाइट जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा ट्रंप को। मैं एक और बात बताऊं, ट्रंप के बंदे क्या कह रहे हैं? ट्रंप के बंदे ये कह रहे हैं कि भारत ने तो रूस से तेल खरीदना बंद ही कर दिया, इसीलिए अब हमें वो टैरिफ हटाना पड़ेगा एडिशनल 25%। सुना ना, मैंने कवर करा था। बात यह है कि भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं करा रशिया से। हाँ, कम ज्यादा बैरल कितने डॉलर पर बैरल है, उससे कम ज्यादा हुआ, लेकिन ये कहना कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ये झूठ है। दिस इज अ ब्लेटेंट लाई। ऐसा नहीं हुआ कि तेल खरीदना बंद कर दिया, कम ज्यादा होता रहता है एवरी मंथ। एक मंथ का ज्यादा ऑर्डर है, एक मंथ का कम ऑर्डर है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत से हटाना पड़ेगा टैरिफ? क्योंकि टैरिफ की वजह से वो डील नहीं हो पाई भारत के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। बाकी हर जगह जूते खा रहे हैं लोग, यूरोप से जूते खाए, कनाडा से जूते खाए, हर जगह से चाइना को दबाने की कोशिश करी, चाइना ने दो थप्पड़ मारे इनको। अब ये लोग इतने परेशान हो गए, कुछ ना कुछ तो बोलना। अगर ये कल भारत से टैरिफ हटाते हैं 25%, तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे? ये तो बड़े शेर बन के आए थे कि भारत को झुका देंगे, भारत को झुका देंगे। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। उतना बात की बात है, भारत ने जवाब ही नहीं दिया इनको, तुम्हें जो टैरिफ लगाना है लगाओ। जब इन्होंने बोला 500% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, अभी एक हफ्ता पहले नहीं आया था कि 500% टैरिफ लगा देंगे, लगा तो नहीं लगा तो तुम्हें 500, तुम्हें 5000% लगाना है तुम लगा दो, हम रोक सकते हैं? तुम्हें नहीं रोक सकते हैं, तुम लगाओ। अचानक कह रहे हैं टैरिफ हटाना पड़ेगा। ये फेस सेविंग चल रहा है दोस्तों, सारी की सारी, क्योंकि इनको जो लग रहा था कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ना ये हुआ ना वो हुआ। अब ये दोस्तों हमने लिया है सीबीसी से, Trump threatens 100% tariffs on Canadian goods as Carney carries on with trade strategy। अब ये देखिए साहब, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मार्क कार्नी जो है कनाडा का प्रधानमंत्री, उसने चाइना के साथ डील कर ली, ट्रंप को हजम नहीं हो रहा। अब ट्रंप का हाजमा इससे इंपैक्ट क्यों हो रहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। भाई तुझसे कौन पूछेगा यार? यू आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कनाडा है, वो अलग देश है, तुम अलग देश हो, ठीक है। अगर कल उदाहरण के लिए यूके एक इंडिपेंडेंट देश है, वो नाइजीरिया के साथ डील करना चाहता है ना, वहां पे यूके इज डूइंग अ डील विद नाइजीरिया, और पता लगा मंगोलिया नाखुश हो गया, तुम्हारा क्या मतलब है इनसे? दे आर अ सेपरेट एंटिटी, दे आर अ सॉवरेन नेशन, दे कैन डू व्हाट दे विश टू डू। ये देखिए साहब, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है जनवरी 24 को, इफ गवर्नर कार्नी, एक तो गवर्नर कार्नी वो प्राइम मिनिस्टर है, इसको जानबूझ के गवर्नर कह रहा है, ये एक्चुअली क्या है, ये बेइज्जती करता है। फिर जब लोग रिएक्ट करते हैं तब इसको बुरा लगता है कि यार मुझे तो बेइज्जती करना परमिटेड है, मैं तो कह सकता हूं तुम्हें। He's going to Canada, a drop off port for China to send goods and products into the United States. He's sadly mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life. If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariff against all Canadian goods and products coming into the USA. Thank you for your attention. अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील करी तो अमेरिका कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा देगा। इसको ये डाउट है कि भाई ऐसा है कि नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीन में सेना के सबसे बड़े कमांडर जनरल जांग यूसिया को बर्खास्त कर दिया गया है। जांग पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रहे और चीन की मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन। उनके साथ साथ मिलिट्री कमीशन के सदस्य और चीफ ऑफ स्टाफ लियू को भी हटाया गया है। किन कारणों से हटाया गया है, इसे लेकर मीडिया की रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिन कारणों को बताया है, उनका जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में नहीं। लेकिन यह खबर किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं कि चीन की सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते हैं। उनके बाद नंबर 2 की पोजीशन पर मौजूद जनरल जांग यूसियो को अनुशासन और कानून तोड़ने के आरोप में पद से हटाया गया। इतनी बात तो चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कही गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार जनरल यूसिया पर अमेरिका को चीन के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक करने के आरोप लगे, घूस लेने के भी आरोप लगे हैं। सेना के हार्डवेयर अपडेट के एक बड़े प्रोजेक्ट के दौरान घूस लेने के आरोप, घूस लेकर एक व्यक्ति को रक्षा मंत्री बनाने के आरोप। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सारी खबर सूत्रों के हवाले से छापी। दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से
बेहद संक्षिप्त सा बयान जारी हुआ है। इसमें परमाणु कार्यक्रम के बारे में या घूस लेने के बारे में जानकारी नहीं है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार तमाम आरोप सही हैं, तो हंसी को रोकना असंभव हो जाता है। क्या चीन की यह हालत हो गई है कि घूस लेकर रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है? सेना का टॉप जनरल ही अमेरिका को परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक कर रहा है? ऐसा लगता नहीं। सही कारण क्या है, कभी सामने भी नहीं आएगा। खबरों में इन कारणों को पढ़कर लग रहा है कि भारत के किसी तहसीलदार के दफ्तर की रिपोर्टिंग हो रही है। जिस तरह से सेना के टॉप कमांडर को हटाया गया, इसके लिए एक शब्दावली का इस्तेमाल होता है जिसे पर्ज कहते हैं। चीन में पर्ज बहुत आम है। अचानक पार्टी के किसी प्रभावशाली नेता या सेना के जनरल को बर्खास्त कर दिया जाता है। हमेशा आरोप भ्रष्टाचार का लगेगा, विदेशी एजेंट होने का लगेगा। यह एक खेल है पार्टी के भीतर ही विपक्ष के नाम पर बुराई की पहचान करना और अपने ही वफादार को बुराई के नाम पर हटा देना, ताकि जनता को लगे कि विपक्ष बाहर तो खत्म ही हो चुका है, पार्टी के भीतर है जिससे पार्टी लड़ रही है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है और अब यहाँ से पार्टी बदलकर नई हो रही है। दरअसल कुछ भी नहीं बदल रहा होता है। जनता मूर्ख बनती है और मूर्ख बनने वाली जनता पार्टी की गुलाम बना दी जाती है। जनरल यूसिया साधारण जनरल नहीं, उन्हें शी जिनपिंग का सबसे करीबी और विश्वास पात्र माना जाता था। चीन में जिनपिंग के बाद यूसिया ही दूसरे नंबर के अधिकारी थे। जिनपिंग और यूसिया दोनों के पिताओं ने 1949 के चीन के गृह युद्ध में भाग लिया था, जिसके बाद माओ की कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता को अपने हाथ में लिया। जिन लोगों के माता पिता ने माओ के उस संघर्ष में भाग लिया, उन्हें प्रिंसलिंग यानी राजकुमार कहा जाता है। इसलिए भी जिनपिंग और यूसिया को एक दूसरे का करीबी माना गया। बीजिंग में जन्मे यूसिया 1968 में सेना में भर्ती हुए। 2012 में मिलिट्री कमीशन में शामिल हुए। उन वर्षों में चीन की सेना में आधुनिकीकरण का दौर था। यूसिया का तेजी से प्रमोशन हुआ और वे 2011 से जनरल के पद पर तैनात हो गए। इस देश की सेना में जनरल के पद पर कोई 15-15 साल तक रहता है, लेकिन जनरल यूसिया इस पद पर बने रहे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के सदस्य बने और उन चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों में से थे जिनके पास युद्ध में लड़ने का अनुभव था। शी को भी युद्ध का अनुभवी माना जाता है। कहा जाता है कि ताइवान को लेकर अगर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब यूसिया का अनुभव काम आ सकता है। 1979 और 84 में वियतनाम के खिलाफ दो युद्धों में यूसिया मोर्चे पर लड़ने गए थे। चीन में सेना के सर्वोच्च नेतृत्व की एक कमेटी होती है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं। इस कमेटी में राष्ट्रपति शी जिनपिंग होते हैं और सेना के बाकी जनरल भी। जनरल यूसिया इसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के उपाध्यक्ष थे। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 15 साल से सेना के जनरल के पद पर टॉप कमांडर है, वो 2 महीने से दिखाई नहीं दे रहे थे। आखिरी बार 20 नवंबर को मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करते देखे गए। उस बैठक के कुछ ही दिन पहले CMC के वाइस चेयरमैन हे वेडांग और 8 वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया था। चीन से आने वाली खबरों को पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। शी जिनपिंग के नंबर 2 हटाए गए हैं, यह खबर तो सही है, लेकिन जो कारण बताए जा रहे हैं उसकी क्या विश्वसनीयता है? BBC ने नहीं लिखा कि सेना के टॉप कमांडर जनरल यूसिया को क्यों हटाया गया, मतलब कारणों को लेकर अटकलबाजी नहीं। इसके बजाय BBC ने इस पर जोर दिया कि जिस जनरल को हटाया गया वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कितना करीबी था। इतना कि 70 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद भी शी जिनपिंग ने उन्हें उसी पद पर बनाए रखा। तो अगर आप BBC पढ़ रहे हैं तो कारण का पता नहीं चलेगा। अब रही बात वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ साफ नहीं बताया कि जनरल यूसिया ने किया क्या। वॉशिंगटन पोस्ट ने इशारा भर किया है कि अनुशासन और कानून तोड़ने की बात का संबंध भ्रष्टाचार से हो सकता है या किसी राजनीतिक विरोधी को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। दोनों अखबारों ने शी जिनपिंग की असुरक्षा की बात की है कि वे अपनी सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए सभी को हटा रहे हैं जो उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। दोनों अखबारों ने लिखा है असली कारण क्या है यह कभी सामने आएगा नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी कल्पना से कारणों को लिखा है या वाकई सोर्स से सही जानकारी मिली है कि चीन का यह जनरल परमाणु कार्यक्रम की जानकारी लीक कर रहा था। भारत के न्यूज चैनल और अखबार राज्यों में ही ब्यूरो और रिपोर्टर नहीं रख पाते हैं, दिल्ली की ही ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर पाते, तो चीन की इस खबर की क्या ही रिपोर्टिंग कर पाएंगे। मोदी परिक्रमा करने वाले गोदी मीडिया की बस की बात नहीं कि इस तरह की घटनाओं के बारे में भारत के दर्शकों को ठीक से बता सके। जनरल यूसिया का क्या कहना, उनका क्या पक्ष है, इसकी जानकारी कहीं नहीं। इस सन्नाटे को आप जरूर महसूस कीजिए कि आप ऐसा देश चाहेंगे कि सेना के टॉप पोस्ट पर पहुंचा एक व्यक्ति अचानक हथिया कर निकाल दिया जाए और वह कुछ बोल ना सके। जो जनरल सबसे योग्य माना जा रहा था वही विदेशी एजेंट निकल आया। जिस चीन की सेना दुनिया में अभेद्य मानी जा रही है, उस चीन की सेना के टॉप पर यह सब हो रहा है।
आसानी से यकीन करना मुश्किल लगता है। इतना तो आप मानेंगे कि भारत में घूसखोरी का सिस्टम जितना परिपक्व है और मान्य है, उसे समाज और राजनीति का जितना सपोर्ट मिलता है, घूस कमाने वाले जितना अच्छा जीवन भारत में जीते, अगर उन सबको पता चल जाए कि चीन की सेना के टॉप पर घूस चलता है, तो भारत के सारे घूसखोर ट्रैक्टर को टैंक बताकर चीन की सेना को सप्लाई कर देंगे और घूस देकर खुद चीन के रक्षा मंत्री बन जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को तमाम संदर्भों, प्रसंगों और सतर्कताओं के साथ देखा कीजिए। भारत के पड़ोस में 4 देश हैं। एक चीन, जहां सेना का सबसे बड़ा जनरल गायब कर दिया जाता है। दूसरा पाकिस्तान, जहां सेना का जनरल देश के प्रधानमंत्री को ही गायब कर देता है। जनरल मुनीर के आगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री कम ज्यादा लगते। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कब से जेल में है, इसे लेकर इंटरनेशनल स्तर पर कुछ हलचल। एक तीसरा देश बांग्लादेश, जहां सेना सरकार चलाने के लिए एक एक्सपर्ट मोहम्मद यूनिस को कहीं से ले आई और वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ले रही है। बांग्लादेश के बारे में भी खबर छपी है कि वहां हुए विद्रोह में अमेरिका दिलचस्पी ले रहा था। एक चौथा देश और है म्यांमार, जहां सैनिक तानाशाही। भारत के पड़ोस में जवाबदेही, पारदर्शिता वाले लोकतंत्र का नामो निशान कब का मिट चुका है। चीन के लिए भले ही इस तरह की घटना सामान्य है, लेकिन जनरल जांग यूसिया और बाकी टॉप जनरलों को जिस तरह से हटाया गया, इसके बहाने चीन को देखने समझने का यह अच्छा मौका भी है। चीन में नियम था 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति कोई नहीं रह सकता। 2018 में इसे बदल दिया गया, संविधान का संशोधन किया गया ताकि शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। शी जिनपिंग 2012 से राष्ट्रपति हैं, इस समय 72 साल के। रूस में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं रह सकता था। पुतिन ने नियम बदल दिया, अब वे 2036 तक इस पद पर रहेंगे। पुतिन 73 साल के। कई लोगों ने जनरलों को हटाए जाने की घटना को शी जिनपिंग की असुरक्षा से जोड़ा है कि वे योग्य लोगों को हटाकर कुर्सी पर पकड़ बनाए रखना चाहते। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हो सकती है, होती भी, लेकिन क्या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इससे अलग नजर आती है? क्या उसके भीतर लोकतंत्र दिखाई देता है? अचानक ऐसा क्या हो गया कि शी जिनपिंग असुरक्षित नजर आने लगे? असुरक्षित होते तो ट्रंप के टैरिफ का जवाब चीन खुलकर नहीं देता। सितंबर 2025 में चीन की सेना ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी परेड का आयोजन किया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान को हराने की 80वीं सालगिरह के मौके पर दुनिया के 26 देशों के प्रमुख बुलाए गए। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे और उत्तर कोरिया के किम जोंग भी। इस परेड में चीन की सेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे, उनके साथ जो बैनर लहरा रहे थे उन पर लिखा था न्याय की जीत हो, शांति की जीत हो और लोगों की जीत हो। 5 महीना पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी और चीन की सेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक उनकी सेना के टॉप जनरलों के खिलाफ घूस लेने के आरोपों की जांच होने लगती है। इतने घूसखोर जनरलों की सेना का इतना भव्य प्रदर्शन भी हो सकता है, तब तो दुनिया की सरकारें कानून बना देंगी कि सेना में घूस लेना मैंडेटरी है। चीन का इतिहास बताता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार पर एक व्यक्ति के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए समय समय पर ऐसे मनोवैज्ञानिक झटके दिए जाते रहते हैं। इसी को पर्ज कहते हैं। पर्ज मतलब कई लोगों को हटा देना जो अक्षम और भ्रष्ट। एक तरह का शुद्धिकरण अभियान, जिससे समय समय पर लगे कि अब पार्टी अपनी बुराइयों से मुक्त हो गई है, लेकिन तब भी वही पार्टी रहती है, उसकी प्रतिक्रियाएं प्रक्रियाएं रहस्यमयी बनी रहती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 100 साल की हो और 100 साल में कई बार पर्ज हुआ है। हम जो जानकारी आपको आगे बता रहे हैं वो और भी कई जगहों पर उपलब्ध है, लेकिन हमने चीन में भारत के राजदूत रहे विजय गोखले की किताब आफ्टर तियानमेन द राइज ऑफ चाइना से ली। 399 रुपए की यह किताब हार्पर कोलिंस से छपी है, अमेजॉन। इस बात है कि केवल उसे नहीं हटाया जाता जो पार्टी की लाइन से सहमत नहीं होता, बल्कि उसकी गर्दन भी उड़ा दी जाती है जो पार्टी और टॉप कमांड का भरोसेमंद होता है, योग्य होता है। 1966 में माओ के उत्तराधिकारी माने जाने वाले लियू शाओकी को भी पर्ज किया गया। माओ के बाद वे चीन के राष्ट्राध्यक्ष बने, लेकिन रेड गार्ड्स ने उन्हें पूंजीवादी करार दिया और आरोप लगे कि वे माओ की उपलब्धियों को पलट देंगे। लियू को पद से हटाया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। उनकी मौत 1969 में हुई, लेकिन 1974 तक देश को पता ही नहीं चला कि वे मर चुके। माओ के समय एक और नेता हुए जनरल पेंग दे हुई। कोरिया युद्ध में चीन के शानदार प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन गरीबी और भुखमरी की हालत देखकर धीरे धीरे माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की निंदा करने लगे। 1966 में माओ के वफादार गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में एकांतवास में रखे गए, सार्वजनिक मंच पर लाकर अपमान किया गया और काफी अत्याचार हुआ। 8 साल बाद जेल में उनकी मौत हो गई। चीन की आधुनिक अर्थव्यवस्था के रचनाकार माने जाने वाले डेंग शाओपिंग को माओ के काल में 2 बार पार्टी से पर्ज किया गया। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान लियू शाओकी से उनकी करीबी के चलते उन्हें भी पार्टी से निकाला गया और ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया। 1973 में माओ उन्हें वापस बीजिंग ले आए, लेकिन 3 साल बाद माओ ने डेंग को फिर से पर्ज कर दिया। माओ को डर था
डेंग उनकी नीतियों को पलट सकते हैं। माओ की मौत के बाद डेंग की वापसी होती है और अपनी मौत तक वे पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार रहे। रूस में भी पर्ज का इतिहास रहा है। स्टालिन के काल में हुई पर्ज के दौरान एक पंक्ति मशहूर हो गई। आरोप की जानकारी मिलते ही आरोपी कहता था, कॉमरेड स्टालिन, एक भयंकर गलती हो गई। 2025 में जब पुतिन ने अपने करीबी सर्गेई पर्ज का शिकार बनाया, तब उनका बयान भी कुछ ऐसा ही था। भारत में भी पर्ज होता है, लेकिन इतना भयानक मंडल बन जाता है या इसी का छापा पड़ जाता है। अभी भारत में पर्ज परिपक्व होने की राह पर है, लेकिन जब परिपक्व होगा शायद लग सकता है। 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी राजस्थान के पूर्व मंत्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय ने जनवरी में ऐलान किया वे वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेताओं से मिले, बयान दिया, बीजेपी की सत्ता होते हुए भी जनता के काम नहीं करा पा रहे हैं। भाजपा सरकार में गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद 48 घंटे के भीतर उनके 3 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ गया। 2 पेट्रोल पंप और बेटे के क्रशर प्लांट पर दस्तावेज खंगाले गए। फिर भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने फैसले पर टिके रहे, कांग्रेस में शामिल हो गए। हिटलर ने 1934 में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट नाम से पर्ज किया। अपने कई राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एक ही रात में मार डाला या गिरफ्तार कर लिया। मरने वालों में हिटलर का पुराना साथी अर्नेस्ट रॉम भी शामिल था, जो अर्धसैनिक बल SA का अध्यक्ष था। हिटलर को डर था कि ऐसे ताकतवर होती जा रही है, इसलिए अपने गार्ड्स को आदेश देकर रॉम की हत्या करवा देता है। 22 जुलाई 1979 को राष्ट्रपति बनने के 6 दिन बाद सद्दाम हुसैन ने एक भयानक पर्ज, जिसे बाथ पार्टी पर्ज कहते हैं, एक बड़े से हॉल में सद्दाम ने अपने अधिकारियों को बुलाया, जिन्हें कोई अंदेशा नहीं था क्या होने वाला है। एक एक कर सद्दाम ने 50 से अधिक अधिकारियों के नाम लिए, जिन्हें गार्ड बाहर ले गए। सद्दाम ने इन पर अपने खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया। इस घटना के बाद सद्दाम का पूरा कंट्रोल कायम हुआ और 24 साल तक सत्ता में रहे। तो ऐसे किस्से दुनिया के इतिहास में बहुत हैं, जिनके जरिए हम लोकतंत्र के खतरों को समझ सकते हैं। क्या भारत का लोकतंत्र चीन की राह पर चल रहा है, रूस की तरफ जा रहा है या अमेरिका हो रहा है? इस सवाल का सामना करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हड़बड़ी में किसी नतीजे पर पहुंचना भी ठीक नहीं। 26 जनवरी के दिन ही फ्रंटलाइन में इस हेडलाइन के साथ खबर छप जाए तो भारत को लेकर चिंता करनी चाहिए। एजाज अशरफ की रिपोर्ट की हेडलाइन कहती है, ओडिशा में इलेक्शन फ्रॉड हुआ। बीजेडी ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव में 147 विधानसभाओं में 58 बूथों पर जितने वोट डाले गए, जितने गिने गए, उनके बीच 1 वोट से लेकर 908 वोट का अंतर था। एजाज अशरफ लिखते हैं कि मामला इससे भी गंभीर। फॉर्म 17 के अनुसार एक बूथ पर 682 वोट पड़े, लेकिन फॉर्म 20 के अनुसार एक भी वोट नहीं गिना गया। अगर किसी ने भी वोट नहीं किया तो ये वोट गया था। तलसरा के 2 बूथ पर 1400 से अधिक वोट डाले गए, एक भी वोट नहीं गिना गया। एजाज ने यह भी लिखा है कि 2024 का यह मामला है। अभी तक बीजू जनता दल और चुनाव आयोग के बीच 3 बार बैठक हो चुकी है। आयोग ने ना तो आरोपों को स्वीकार किया, ना खारिज। एजाज अशरफ ने भी इन आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया है, इलेक्शन फ्रॉड का यह मामला काफी बड़ा है। हिंदी में छपने वाले तमाम रद्दी अखबारों में ऐसी खबरें कभी नहीं छप सकती, तो हिंदी का पाठक जानेगा कैसे? भारत में भी पारदर्शिता और जवाबदेही की घोर कमी होती जा रही है। चुनाव आयोग के तमाम उदाहरण आपके सामने। अदालतों के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सियासी पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, जमानत तक मुश्किल होती जा रही है। जांच एजेंसियां विपक्ष को कुचल रही हैं। अदानी और पुलिस अधिकारी के खिलाफ फैसला देने वाले जजों का तबादला कर दिया जाता है। अचानक मई 2023 में किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भार दे दिया जाता है। उस समय आरोपों की चर्चा हुई, मगर बाद में कुछ पता नहीं चला क्यों हटाए। भारत में किसी को भी किसी से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। पार्टी को, पार्टी के समर्थकों और जनता को इसकी आदत डाल दी गई है। बीजेपी ने चीन की पार्टी बीजेपी ने चीन की पार्टी के साथ हाल में बैठक की। बैठक में क्या हुआ, 2 लाइन की जानकारी थी, लेकिन यह बैठक क्यों हुई, यह मुद्दा गायब हो गया। सरकार ही कहती है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन चीन की पार्टी के साथ बैठक भी होती है। क्या बीजेपी में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की झलक देखी जा सकती है? इन सवालों को खारिज मत कीजिए, मगर जब बहस कीजिए तो पूरी तैयारी के साथ कीजिए, हल्के में मत कीजिए। भारत का लोकतंत्र बदल तो रहा है, बदलने के बाद कैसा हो रहा है, इसका अंतिम रूप क्या होगा, कोई नहीं जानता।
लेकिन अगर बदल रहा है जल्दी ही उसका अंतिम रूप आंख के सामने आ जाएगा, बल्कि बदला हुआ नया रूप सामने आने के लिए फड़फड़ा रहा है। आपने फैक्ट्री में असेंबली लाइन प्रोडक्शन के बारे में सुना होगा। जैसे फैक्ट्री में दर्जनों लोग एक ही काम करते हैं, प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग लोग एक लाइन में खड़े होकर बनाते हैं। इससे प्रोडक्ट तेजी से बनता है, लागत कम होती है। एक ही तरह का काम करने के कारण सबका मोल, सारे मजदूरों का मोल एक जैसा हो जाता है। एक तरह का काम करने वालों में से आप किसी को कभी भी हटा सकते हैं। अगर लगे कि इसका अनुभव ज्यादा है, ज्यादा सैलरी मांग रहा है, उसे किसी बहाने हटा दिया जाता है, उसकी जगह नए को लाया जाता है। क्योंकि काम का छोटा सा ही हिस्सा किसी को करना होता है तो नया भी आसानी से कर लेता है। कम मजदूरी में नया आदमी आ जाता है, ज्यादा सैलरी वाले को पर्च कर दिया जाता है। जो काम फैक्ट्री के भीतर हो रहा था वही काम कंट्री के स्तर पर हो रहा है। जनता अब जनता रही नहीं, उसे असेंबली लाइन यानी पार्टी लाइन में ढाल दिया गया है, इसलिए उसकी आवाज खत्म हो गई। एक फैक्ट्री के भीतर मजदूर की औकात नहीं, एक कंट्री के भीतर जनता की औकात। भले लोग नाले का पानी पीकर मर जाएं, जहरीली हवा से उन्हें फेफड़े का कैंसर हो जाए, जब समाज पार्टी बन जाता है तो पार्टी समाप्त हो जाती है। उसका काम जोमेटो, ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म का रह जाता है। बाकी पैसा और सत्ता किसी और के नियंत्रण में रहता है। आप दुनिया के नक्शे पर देखिए, हर देश की जनता छटपटा रही, क्योंकि उसकी जनता होने का यह आखिरी दौर। जनता अपनी मृत्यु के सामने खड़ी, जिसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। इस बार उसके लिए मजबूत नेताओं के बिछाए जाल से बाहर निकलना आसान नहीं। निकलने के दरवाजे अब लकड़ी के नहीं, लोहे के लगा दिए गए। अमेरिका में भी बहस हो रही है, क्या उसका शानदार लोकतंत्र खत्म होने के आखिरी दौर में प्रवेश कर चुका है? तो भारत में भी इसे लेकर बहस होनी चाहिए। भारत के पड़ोसी देशों का हाल देखकर इस सवाल पर बहस करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के बारे में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं। लोकतंत्र के प्रति अपनी समझ की सारी किताबों को निकाल कर रख लीजिए। वैसे भी आपका सबसे बड़ा अफसोस यही है, इतिहास पढ़ाया नहीं गया। दुनिया भर में लोकतंत्र को इतिहास में बदलते हुए अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सामने से दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सच बताओ, अगर बिना बोले बिना लिखे कोई आपकी सोच को एक आवाज दे दे। अचानक उसे एक अजीब सा ख्याल आया, क्या होगा अगर वो सीधे ब्रह्मांड जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और हमारी छोटी सी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं तो गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग हमारी डिफेंस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते कर रिसेंटली खबर सामने आई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों एक गैन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बना लिया गया है और ये बहुत ही स्पेशल डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज आज से कई साल पहले जब इंडिया ने फ्रांस के साथ रफाल फाइटर जेट्स की डील को फाइनलाइज किया था, तो उसी डील में इंडिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे इस गैन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी डिमांड को रखा था। लेकिन एज यूजुअल फ्रांस ने उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी हुई इक्विपमेंट्स आपको सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज सच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। बस क्या था, जैसे ही ये चीज हुई वैसे ही डीआरडीओ के द्वारा इस चीज को लेकर ठान लिया गया कि हम लोग उस टेक्नोलॉजी को खुद से अपने घर में इसको ग्रो करेंगे, इंडिजिनसली बनाएंगे। और आज दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 25 जनवरी 2024 की ये खबर है। फाइनली डीआरडीओ के द्वारा उस गान टेक्नोलॉजी का जो कोड है उसको अब क्रैक कर लिया गया है और उसको इंडिजिनसली डेवलप भी किया है और उसको अब डिप्लॉय करने वाली स्थिति के लिए भी यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द वीक ने इसको एक्सक्लूसिवली कवर किया है और हमारे डिफेंस पोर्टल्स के द्वारा भी इस चीज को कवर किया गया है। क्या है ये टेक्नोलॉजी, क्या है इसका बैकग्राउंड, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। क्या है ये गान टेक्नोलॉजी, क्यों ये बहुत ही खास बन जाती है हमारे क्रिटिकल डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, अलाइन होते हैं, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। अभी वाली जो फ्रांस के साथ हमारी रफाल डील को लेकर नेगोशिएशन चल रही है उसकी बात नहीं हो रही। जो पहले हमने आज से कई साल पहले जो 36 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर जो फ्रांस के साथ फाइटर जेट डील हुई थी, उस डील के दौरान इंडिया ने फ्रांस को रिक्वेस्ट किया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाले क्लॉज के तहत जो गैन टेक्नोलॉजी है वो भी आप हमें
बेसिकली ट्रांसफर कर दीजिए अंडर दी ऑफसेट क्लॉज। इस ऑफसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन वेंडर है, इस केस में फॉरेन वेंडर दसॉल्ट कंपनी थी फ्रांस की, कि वो अपने कुछ पैसे को लोकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में री इन्वेस्ट कर दे, मतलब कि जो पैसा हम लोग उनको देंगे उसमें कुछ पैसे को वो इंडिया में री इन्वेस्ट कर दे। लेकिन उस टाइम पे एज ऑब्वियसली फ्रांस ने ऐसा करने से मना कर दिया। दसॉल्ट ने कहा कंपोनेंट दे सकते हैं लेकिन जो अंडरलाइन गैन टेक्नोलॉजी है वो हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं। उस टाइम पर वेस्ट के इस तरीके के ही हालात चल रहे थे कि वो किसी को भी अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते नहीं थे। एज यूजुअल आर्गुमेंट्स देते थे कि इस टेक्नोलॉजी का नेचर बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल हैं वगैरह वगैरह, हम लोग आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं। बस क्या था, उसी टाइम पे डीआरडीओ ने ठान लिया था कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपने ही घर पे बनाना शुरू करेंगे। डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरीज जिसमें की लीडिंग रोल प्ले किया था, दिल्ली में डीआरडीओ की लोकेटेड लेबोरेटरी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, उसके साथ हैदराबाद की एक लेबोरेटरी गैलियम आर्सेनाइड एनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, ये दोनों ने मिलकर के ये ठान लिया कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को घर पे बनाएंगे। और दोस्तों मार्च 23, 2023 में इस टेक्नोलॉजी को इंडिया ने एस्टैब्लिश कर भी लिया था। अब पहला सवाल ये आता है कि अगर इस टेक्नोलॉजी को मार्च 2023 में बना लिया गया था तो आज बात क्यों कर रहे हैं। असल में टेक्नोलॉजी को हमने बना तो तभी लिया था लेकिन तब ये डिप्लॉय करने के लिए तैयार नहीं हुई थी, लेकिन आज दोस्तों ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करने के लिए भी तैयार हो चुकी है और इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा एक वर्किंग गैन मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट, एक तरह का सेमीकंडक्टर है ये, उसको बेसिकली अब तैयार कर लिया गया है। एंड ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग ये इंडिया का पहला ऐसा इंडिजिनस गान एमएमआईसी है जो कि हमारे इन साइंटिस्ट के द्वारा फाइनली तैयार कर लिया गया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसके क्या फायदे हैं और ऐसा करने से इंडिया एक एलीट लिस्ट में कैसे एंट्री प्राप्त करता है, मैं आपको इस गैन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं। वैसे तो आई एम वेरी श्योर कई सारे जो लोग जो कि टेक्नोलॉजी गीक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने डेफिनेटली इसका नाम सुना होगा। ये दोस्तों एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर नहीं होता, ये एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है और गैन जो है ये एक एक्रोनिम है, इट स्टैंड्स फॉर गैलियम नाइट्राइड। जैसे हम लोग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं वैसे ही गैलियम नाइट्राइड वाले सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि आम सेमीकंडक्टर से कई ज्यादा पावरफुल, कई ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखते हैं, कई ज्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड करने की शक्ति रखते हैं और कई ज्यादा एफिशिएंट होते हैं आम सिलिकॉन के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, एक 30 वॉट की गैलियम नाइट्रेट चिप जो होती है वो ऑलमोस्ट एक तो साइज में छोटी होती है, 3.5 mm बाई 3 mm की होती है, एंड नंबर 2 वो अपनी पावर को स्विच कर सकती है 300 टाइम्स फास्टर देन सिलिकॉन। इसका क्या मतलब है ये भी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी डिफेंस की इक्विपमेंट है, फिर भले वो कोई रेडार हो, फिर भले वो कोई मिसाइल हो या कोई भी उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर लगा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, उसमें जो चिप का मेन काम होता है वो होता है जल्दी से चीजों को ऑन करना, ऑफ करना, ऑन करना, ऑफ करना। इसी ऑन ऑफ वाली चीज को पावर स्विचिंग कहा जाता है। और अगर 1 मिनट में, मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट में सिलिकॉन वाली चिप एक बार ऑन ऑफ करती है तो गैलियम नाइट्रेट वाली जो चिप है एज कंपेयर टू द सिलिकॉन चिप ये 1 मिनट में 300 बार ऑन ऑफ कर सकती है। ये इसकी एफिशिएंसी का एक उदाहरण है जो आपको बता रहा हूं। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो ये कंपाउंड यूज किया जाता है ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, दैट इज ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि कोई भी आपका डिफेंस का इक्विपमेंट है जो कि बहुत हीटअप होता है, कोई मिसाइल है, कोई भी ऐसा रेडार उसके अंदर लगा हुआ है जो गर्म हो जाता है, तो वहां पर आपकी गैलियम नाइट्रेट की चिप फेल नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत ही हाई लेवल के टेम्परेचर्स को विथस्टैंड कर सकती है। और इसीलिए जो गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी के आधार पर बने हुए जो भी यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसको कि अब फाइनली इंडिया के द्वारा बना लिया गया है। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा करने से इंडिया एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में एंट्री ले चुका है। फिलहाल उस लिस्ट में यूएसए, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देश हैं जो कि हाई पावर गान सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, लेकिन अब इंडिया भी उसमें प्रवेश कर चुका है। नंबर 2, ऑब्वियसली कई सारी डिफेंस एप्लीकेशंस में जहां पर गान एमएमआईसी का इस्तेमाल होता था, अब उसको हम लोग इंडिजिनसली बनाएंगे, फिर भले वो एडवांस्ड रेडार्स हो या फिर ये एक्टिव एरेज होते हैं, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं जिसमें गाइडेंस और सीकर हेड्स लगते हैं जो कि अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल करते हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विच होते हैं, सब जगह पे अब इन्हीं गान नाइट्रेट वाली चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इसका आपको उदाहरण भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि हमारी रीसैट सैटेलाइट हुई, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट हुई, उसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड चिप्स का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पे एक सैटेलाइट के अंदर कभी कभार 6 से 7000 चिप्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक हम लोग उन चिप्स को बाहर से मंगवाते थे, बट अब हम लोग उन चिप्स को बाहर से मंगवाने की बजाय इंडियन मेड चिप्स का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। सिमिलरली तेजस मार्क 2, सुखोई 30,
MKIs में भी जो नए रेडार्स लगेंगे वहां पर भी गान बेस्ड इंडिजिनसली मेड गान बेस्ड रेडार्स का हम लोग बेसिकली इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि सिंस अब इसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हमने खुद ही इसको बनाया है, तो डोमेस्टिकली हमारे पास अवेलेबल हैं। और DRDO की सबसे बेस्ट बात क्या होती है कि जब भी ये किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेती है तो बहुत ही कम कॉस्ट में इंडियन इंडस्ट्री को ये ट्रांसफर करती है, जिसकी बदौलत कल को हमें भारत भर में गैलियम नाइट्रेट वाली जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जिसको हम लोग फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज या फिर फाउंड्रीज कहते हैं, वो भी आना शुरू होंगी, जिससे कि अगेन मेक इन इंडिया इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज आपको जस्ट एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, दिस इज अ ग्राफिक जो बताता है कि गान सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है वो 2025 में $5.3 बिलियन पे थी, 2026 में $6.7 बिलियन पे जाने वाली है, 29 में 13.5, 30 में 16.5, 31 में 21.5। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड द फैक्ट कि इंडिया भी अब इस ग्रोथ का हिस्सा होने वाला है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात बन जाती है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस बाय सेइंग कि गैलियम नाइट्रेट में सेल्फ रिलायंस होना केवल कॉस्ट सेविंग तक सीमित नहीं है, ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में सोवरेनिटी लेकर आएगा, जिससे कि कल को फ्यूचर में फॉरेन डिपेंडेंसीज के ऊपर से इंडिया अपने आप को बेसिकली मुक्त करवा पाएगा। देखते हैं क्या होगा, आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर दिस। द हिंदू कहता है वर्किंग विद बोर्ड ऑफ पीस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यूएन। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी किस सहजता से कार्य कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आ रही है रिपब्लिक डे पे ऐसी न्यूज़ तो और होते आइसिंग ऑन द केक। ये मुझे कोई बड़ी वो नजर आ रही है, एक प्रॉब्लमैटिक चीज नजर आ रही है। पहली बार यूरोपीय संघ का एक विशेष कंटीजेंट दल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ग्रैंड परेड में शामिल होगा। उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हुआ। ये देखिए भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। अमेरिकन ने उनके दिमाग में एक चीज डाल दी हुई है कि कम व्हाट मे, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, इंडिया इज चाइनाज रिप्लेसमेंट। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ये लोहा मनवाता है पूरी दुनिया को भारत की बचत से। उन्होंने सारे के सारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस को चेंज कर देना है यूरोपियंस ने। और ये जो सिग्नेचर होंगे न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ये जो काजा कलास ने बात की है, फॉरेन पॉलिसी की काजा कलास, वी आर डेफिनेटली लुकिंग इट वेरी केयरफुली। भारत किसी कमजोर देश की तरह ट्रंप पर निर्भर नहीं रहने वाला, बल्कि भारत का प्लान बी भी तैयार है, जो अमेरिका और चीन को बड़ी चोट भी दे सकता है। और मैडम उर्सुला ने, जो यूरोपियन यूनियन की या यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी 3-4 रोज पहले दावोस में कहा था कि मैं मदर ऑफ ऑल डील्स के देश भारत जा रही हूं। उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी जो पूरी दुनिया ने देखी दावोस के चैनल पे। और इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैडम वहाँ पे पहुंची हुई हैं और उनका इस्तकबाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही है। और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही है। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम फातेह बन गए और हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐसा पलटा दिखाया, हमने अजीम फतह हासिल कर ली, भारत को हमने अलग थलग कर दिया। ये देखिए भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। तो ये है पाकिस्तानियों का बहुत ही सतही सा माइंडसेट, बहुत ही छोटी जहनियत, बहुत ही घटिया माइंडसेट। इसी घटिया माइंडसेट को जब मैंने अपने लड़कपन यानी 70s फिर जवानी 80s
90s में जब मैंने देखा पाकिस्तान में नफरत के इसी जहां तो मैं दुखी हो गया। 98 में पाकिस्तान मैंने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। तब से मैं पाकिस्तान नहीं गया और मेरा कोई इरादा नहीं पाकिस्तान जाने का। मैंने अपनी सिटीजनशिप रिनंसिएट कर दी 2000 में। अमेरिकन जो लीडरशिप है उसने दोबारा इंडिया के दौरे करने शुरू कर दिए हैं और जैसे ही अमेरिकन ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. अच्छा, अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो साइन हो रही है, ठीक है, और ये एक लफ्ज़ बोला जाता है समथिंग विच इज़ नॉन फ्लैशी बट एन इम्पॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग पार्टनरशिप। सो लिहाजा जो यूरोप है उसको उस अंदाज से नहीं देखा जाता, लेकिन जो यूरोप जो है वो इंडिया के साथ बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी देर से जैसे कहते हैं ना टू वर्क क्वाइटली, बड़ा क्वाइटली काम किए जा रहे थे। बेसिकली यूरोपियंस ये चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो इंडिया के साथ करें, मैन्युफैक्चरिंग भी करें एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करें। दैट इज़ व्हाट द एम इज़ एंड इन अमेरिकन भी इस चीज़ को समझते हैं दैट वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस माइंडसेट एंड दिस ऑल दिस थिंग, ठीक है ना सर। अब ये सिक्योरिटी और जो डिफेंस वाला चीज़ थी ना ये हमारे लिए भी इट्स अ प्रॉब्लम, मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है जी। और ये जो सिग्नेचर होंगे न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, ये जो काजा कलास ने बात की है, EU फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास, कि हम ये करने जा रहे हैं, ओके, वी आर डेफिनेटली लुकिंग इट वेरी केयरफुली, वी आर डेफिनेटली लुकिंग इट वेरी केयरफुली एंड वी डू वैल्यू दिस थिंग कि यार ये चीज़ जो है ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसलिए अमेरिकन जो हैं वो दोबारा दे आर क्लोजर विद द गेम। दैट्स अ रियली ये मुझे एक बड़ी वो नज़र आ रही है, एक प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ नज़र आ रही है अगर आप इसको सही मानों में देखें, एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सी चीज़ है, क्योंकि ये देखें ये जो आपको पार्टनरशिप की डिस्कशंस है ना ये कोई मामूली डिस्कशंस नहीं है। उन्होंने सारे के सारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग बेस को चेंज कर देना है यूरोपियंस का, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अमेरिकन ने उनके दिमाग में एक चीज़ डाल दी हुई है, अमेरिकन ने उनके दिमाग में एक चीज़ डाल दी हुई है और वो चीज़ ये है कि कम वक्त में whatever the situation is, India is China's replacement। और वो उन्होंने 20 साल अमेरिका ने इनके दिमाग में इतना डाला है, यूरोपियंस के इतना डाला है, फिर आगे से इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, they have no choice, they had to go for the strategic alliance, ठीक है जी। और ये आप वो कहते हैं कि जी हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जनरेशनल अपॉर्चुनिटी है, that how we go for सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। यूरोप जो है वो पावर हाउस है इनोवेशन का आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया जो है वो विकसित भारत 2047 का विजन लेके बैठा हो। देखिए इंडिया जो है ना वो पंजाबी कहते हैं अपनी जड़ी में दुकान लाता है, वो दुकान ला के रखते हैं और उनकी दुकान ये है तो उनकी दुकान चीन की दुकान के साथ, ठीक है, उनकी दुकान जो है चीन की दुकान के बिल्कुल साथ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को कम करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ में से आधे को वापस लेने पर विचार कर सकता है। Whether it's office supplies, पूरी नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ रिपब्लिक डे आपके लिए काफी अच्छा गया होगा। दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स ने भारत को कांग्रेचुलेट किया है। ट्रंप की तरफ से भी ये ग्रीटिंग आई है कि देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द USA आई एक्सटेंड हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ये मिल के आएंगी वगैरह, ये सारी बातें कॉपी पेस्ट करके हर US प्रेसिडेंट हर साल बोलता है, बट इस बार ट्रंप का एक नया चेहरा दिखा इंडियंस को। अब ये बात मैं कहूँगा काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इंडिया और USA की ट्रेड डील को ब्लॉक किया है। यहाँ पे आप देखो कि आज के समय ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप, वैंस और पीटर नवारो, ये जो 3 लोग थे, इन्होंने कई मौक़ों पर इंडिया US ट्रेड डील जो आज से कई महीनों पहले कंक्लूड हो जानी थी, इसको ब्लॉक किया है ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे ना, जो रिसेंटली ट्रंप ने धमकी दी है कनाडा को कि 100% टैरिफ लगा देंगे ट्रेड डील होने के बाद भी, मेरे हिसाब से अंडर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील आपकी हो ना हो एक ही बात है, इतना कुछ पता नहीं है। कभी भी
ये ट्रेड डील के बावजूद भी किसी मुद्दे को लेकर भारत को फिर से धमकी दे सकते हैं टैरिफ की, बट स्टिल हम लोग चाहेंगे कि एटलीस्ट एक ट्रेड डील ऑन पेपर तो हो जाए। मगर टेड क्रूज जो यूएस में, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, आज के समय सेनेट कमेटी चेयर भी है, इनकी एक ऑडियो लीक हुई हाल ही में। ये मैं रिपीट कर दूं, ऐसा नहीं है कि टेड क्रूज ने कोई खुलासा किया है दुनिया के सामने कि पीटर नवारो जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं, जेडी वैंस जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है और ट्रंप खुद जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ये लोग भारत के साथ ट्रेड डील को बार बार ब्लॉक कर रहे थे। एक्चुअली साल 2025 में टेड क्रूज की एक मीटिंग चल रही थी, प्राइवेट मीटिंग, कई डोनर्स के साथ, कई बाकी अरबपतियों के साथ जो काफी बार यूएसए के पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं। उस मीटिंग में किसी ने पूछा टेड क्रूज से कि बाकी सब तो ठीक है, भारत के साथ ट्रेड डील कब होगी, क्योंकि ये यूएसए में भी लोग काफी सोच रहे हैं कि अगर भारत इनके लिए एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाइना के अगेंस्ट इंडिया को एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बनाकर खड़ा करना चाहते थे, एटलीस्ट ये यूएसए में एक काफी फेमस जियोपॉलिटिकल थ्योरी है कि इंडिया इज द आंसर टू द चाइना प्रॉब्लम। ये आज के समय भारत पर चाइना से भी ज्यादा टैरिफ लगाकर क्यों बैठे, ये कई अमेरिकन पूछते थे। टेड क्रूज ने उस प्राइवेट मीटिंग में 10 मिनट तक ट्रंप, जेडी वैंस और पीटर नवारो का मजाक उड़ाया। ये कहा कि ये तीनों अमेरिका को अकेला कर देंगे, कई फ्रेंडली कंट्रीज के साथ ये ट्रेड डील बार बार ब्लॉक कर चुके हैं। और अगेन ये प्राइवेट ऑडियो किसी ने रिकॉर्ड कर ली उस वक्त, और अब जाकर हम देख रहे हैं कि सडनली 2026 की शुरुआत में ये ऑडियो अब लीक कर दी गई है। टेड क्रूज के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। टेड क्रूज मैंने बहुत बार देखा है ट्रंप की चापलूसी कर रहे होते हैं, जेडी वैंस की चापलूसी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अलग टारगेट है, ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। बट जिसने भी ये ऑडियो लीक करी है ना, इस आदमी ने डेफिनेटली भारत सरकार की भी आंखें खोल दी होगी और एक प्रॉपर क्लैरिटी दे दी होगी कि असल में आज के समय हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई कमी रह गई हो या फिर हमने कुछ खास ऑफर नहीं दिया यूएसए को। रियलिटी ये है कि जब इनके जो 3 बड़े पावरफुल लोग जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं, पीटर नवारो, जेडी वैंस, ट्रंप, यही तीनों लोग बार बार इंडिया यूएस ट्रेड डील को ब्लॉक करेंगे, तो ये ट्रेड डील आखिर साइन कैसे होगी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे, देखिए साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ इन तीनों लीडर्स में एक एंटी इंडिया बायस दिखती है। चाहे जेडी वैंस की पत्नी खुद इंडियन हो, ये हम सब लोगों ने देखा है कि जब इंटरनेट पर जेडी वैंस की पत्नी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेसिज्म किया जा रहा था, एक बार को विवेक रामास्वामी उनकी पत्नी के डिफेंस में आए, जेडी वैंस ने एक बात नहीं बोली। कई लोग तो ये भी स्पेकुलेशन कर रहे थे कि क्या जेडी वैंस अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे या क्या हो जाएगा। बेसिकली जेडी वैंस, ट्रंप और पीटर नवारो, साफ साफ लग रहा है कि एट देयर कोर इनको इंडिया की तरक्की से प्रॉब्लम है, ये इंडिया को देखते हैं एज ए प्रॉब्लम। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। रिसेंटली मैं देख रहा था कि पीटर नवारो ये एक पॉलिटिकल शो में गए, वहाँ पे बड़ी अजीब सी बात बोली इन्होंने ये कहा कि हम लोग भारत को चैट जीपीटी दे क्यों रहे हैं, हम अमेरिकन अपना पैसा खर्च करके इंडिया में चैट जीपीटी क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। जरा ये जो क्लिप है ये देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इन लोगों का माइंडसेट क्या है। So, there's another element here, and this one, you talked about it, we talked about it. It's like, why are Americans paying for AI in India, ChatGPT operating on U.S. soil using American electricity, servicing large users of ChatGPT, for example, in India and China and elsewhere around the world. So that ना यहाँ पे मुझे समझाना होगा इनकी तकलीफ क्या है। चैट जीपीटी जो एआई का काम करती है, चाहे कोडिंग का काम हो, इमेजेस, वीडियोस, कुछ भी चैट जीपीटी बनाता है, उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। ये एआई का एक आप कह लीजिए डार्क ट्रूथ है कि एआई की वजह से आज के समय आप देख रहे हैं दुनिया भर में रैम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो कंप्यूटर में डलती है ना रैम, आप देखोगे उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि एआई कंपनीज रिकॉर्ड स्पीड पर ये रैम्स परचेज कर रही हैं और साथ ही साथ एआई को ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। और चैट जीपीटी जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय भारत में एक ऐसा मॉडल फॉलो कर रहा है कि सस्ते रेट पर एक बार इंडियंस को एआई प्रोवाइड करो, इनको एक बार आदत लग जाने दो एआई की, उसके बाद प्राइसेस परहैप्स इन द फ्यूचर ये इंक्रीज करेंगे। पीटर नवारो कह रहे हैं हम ये भी क्यों कर रहे हैं
हम इंडियंस को अमेरिकन इलेक्ट्रिसिटी से बना एआई ये प्रोवाइड भी क्यों करवा रहे हैं? ये भी नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में इन्होंने इंडिया के साथ साथ चाइना और बाकी कंट्रीज का भी नाम दिया, मगर प्राइमरली आप अगर देखो इन लोगों के माइंड में रहता है इंडिया। दे सी इंडिया कि यार ये कंट्री ना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये कल को एक और चाइना ना बन जाए और कल को हमें और ज्यादा पावर शेयरिंग ना करनी पड़े दुनिया में। बट कहीं ना कहीं आज के समय साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों से बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है। भारत के साथ ट्रेड डील टाइम पर कर लेनी चाहिए थी इनको। आज के समय प्रेशर में भारत नहीं है, यूएस आ चुका है। रीजन मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ, यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दी है। उसके डिटेल्स बहुत ही जल्द सामने आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन जो गाड़ियाँ हैं ये अब भारत में बहुत सस्ती हो जाएंगी। जो इंडिया टैरिफ्स हैं यूरोपियन कार्स के लिए और चीज़ों के लिए ये कम कर देगा। इंडिया की जो बहुत सारी आइटम्स हैं इनके टैरिफ्स यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें यूरोप को। और तो और आप ये भी देखिए, भारत कनाडा के रिलेशंस बहुत ख़राब थे। लोगों ने बोला कि अब तो इंडिया कनाडा के रिलेशंस इतने ख़राब हो गए हैं, 10 साल तक ठीक नहीं होंगे। मैंने आपको बार बार कहा था, एक बार जस्टिन ट्रूडो को हटने दो। कनाडा अगेन एक बहुत ही मैच्योर और मैं वर्ड यूज़ करूंगा ग्रेट कंट्री है, बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर चुका है। इवन दो आबादी यहाँ पर काफ़ी कम है, ये वापस भारत के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करेंगे और ये ऑलरेडी हो रहा है। मार्क कार्नी, जिनको रिसेंटली ट्रंप ने धमकी दी थी कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर चाइना के साथ कोई ट्रेड डील कर ली, और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा, कनाडा यूएस के प्रेशर के अंदर झुक गया। कनाडा ने ये अनाउंस कर दिया है कि चाइना के साथ ये ट्रेड डील नहीं करने वाले, तो वो 100% वाली जो धमकी थी वो काम कर गई। बट मार्क कार्नी अब चाइना से हटके अब फोकस कर रहे हैं भारत पर। आई मीन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि कनाडा कल को इंडिया के साथ ट्रेड डील करे और ट्रंप उसको लेकर भी कह दे कि भारत के साथ भी ट्रेड डील करी तब भी लगा दूंगा 150% या 100% टैरिफ। होपफुली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो मार्क कार्नी अपनी पहली स्टेट विजिट पे आएंगे इन इंडिया और आप देखना इनका भव्य वेलकम किया जाएगा। इनको पीएम मोदी प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। कोशिश की जाएगी इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, इनको काफ़ी हद तक हम रिपेयर करें और इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बहुत ही जल्द साइन किया जाए। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत यूके के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के एंड इवेंचुअली टीम इंडिया T20 के चैंपियन बने और उसके बाद जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी। बासत भाई, इस वक्त अगर मैं बोलूं कि T20 का डेंजरस प्लेयर अभिषेक शर्मा, T20 में मैं आज इस बच्चे को नाम दे रहा हूँ जो जहीर अब्बास को नाम मिला था ना, मैस्ट्रो, मास्टर का मास्टर। T20 में ये बच्चा मास्टर का मास्टर मैस्ट्रो है, ये जिसका नाम है ना अभिषेक शर्मा। अपने उस्ताद पे गया है, जो उस्ताद ने सिखाया वही डिलीवर करा ग्राउंड में। इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जीतना बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है। अगर अभिषेक कितना खेला है, उनकी की या उसके अब्बू की जो भी उसके साथ मेहनत है, लेकिन उसका अपना क्या स्टैंडर्ड होगा, देखे ना कि वो किस तरह आया। तो इसके अपने ऊपर भी आती है ना चीजें। आप ये ओडीआई भी खेले ना अगर, तो बहुत शुरू के 10 बासत भाई, अगर ये ओडीआई इस इंटेंट के साथ 20 ओवर खेल जाए, ये तो 500 स्कोर कर देगा टीम इंडिया। 364 का स्ट्राइक रेट, मतलब आप सोच सकते हैं क्या दहशत दिखा रहा है अभिषेक शर्मा। मतलब सेकंड फास्टेस्ट 50 है ये। सांस बहाल नहीं कर पा रहा यहाँ पे पाकिस्तानी बंदा। बंदा अपनी ये सोच के कि अभिषेक शर्मा 15 फरवरी को क्या हाल करने वाला है भाई, इसके ऊपर तैयारी कर आना। For the longest time, squadron strength of the Indian Air Force has been depleted, and today we are at 29 squadrons. Nobody, absolutely nobody wants to share this technology with anyone. স্যার, বাইক তো রিপেয়ার করি। বাঞ্চ প্রশ্নের সঙ্গে রাইট ট্র্যাক, ডাফ এন্ড ডাউট। ডক্টর এস.সি. দেবের রূপ বডি মাসাজ অয়েল, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা রূপই ভরসা। স্বপ্ন পূরণের সাথে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলা এখন আরো কাছে আপনার শহরে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন এবিপি আনন্দ। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি দেবস্মিতা। শুরু করছি বাংলার বিধান। আর দেবস্মিতার সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রজিৎ।
যতগৃহ কলকাতা অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুপুরী আনন্দপুর দুটি On the eve of Republic Day, India announced this year's Gallantry and Distinguished Service Awards, and in the list, one particular award generated special attention as it confirmed a covert. उत्तर प्रदेश के जुडिशियल कॉरिडोर्स में इन दिनों एक नाम बार बार गूंज रहा है। विवांशु सुधीर संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में उनका छोटा सा टेन्योर और उसके बाद लगातार ट्रांसफर अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल मूवमेंट नहीं रहे, ये एक पॉलिटिकल, लीगल और मॉरल डिबेट बन चुके हैं, जहां सवाल सिर्फ एक जज के करियर का नहीं बल्कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पुलिस अकाउंटेबिलिटी और कम्युनल वायलेंस के बाद इंसाफ की उम्मीद का है। जनवरी की शुरुआत में संभल कोर्ट में जो हुआ उसने लोकल केस को स्टेट लेवल कंट्रोवर्सी बना दिया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसा होना अपने आप में काफी शॉकिंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग है विवांशु सुधीर के मल्टीपल ट्रांसफर। क्या इसकी वजह उनके दिए गए कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स हैं या फिर बात कुछ और है? आइए डिटेल में जानते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव इंट्रोड्यूसिंग लॉ चेकअप। तो हाल ही में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुधीर ने एक पिता की कंप्लेंट पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर दिया कि पुलिस पर्सनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। कंप्लेंट में कहा गया था कि उनके बेटे आलम को 2024 के संभल वायलेंस के दौरान जमा मस्जिद के बाहर पुलिस ने गोली मारी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एलिगेशन सीरियस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करते हैं और बिना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सब सामने नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया कि एफआईआर रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेट करो। ये ऑर्डर पेपर पर एक रूटीन जुडिशियल डायरेक्शन लग सकता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका वेट काफी अलग था। संभल वायलेंस खुद एक हाईली सेंसिटिव चैप्टर रहा है। मॉस्क सर्वे, स्टोन पेल्टिंग, फायरिंग, डेथ्स, मास एफआईआर, पॉलिटिकल एक्यूजेशन। ऐसे में पुलिस के खिलाफ एफआईआर का मतलब था सिस्टम के एक पावरफुल पिलर पर डायरेक्ट लीगल सवाल। यूपी पुलिस ने तुरंत सिग्नल दिया कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। यहीं से एक नया टसल शुरू हो गया, कोर्ट वर्सेस पुलिस का, और बीच में एक मजिस्ट्रेट। इसके कुछ ही दिन बाद 20 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जुडिशियल ऑफिसर्स का ट्रांसफर ऑर्डर निकाला। लिस्ट में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला नाम आया विवांशु सुधीर का। संभल से उनको सुल्तानपुर एज सिविल जज सीनियर डिवीजन भेज दिया गया। टेक्निकली ये एक रूटीन रिशफल था, रजिस्ट्रार जनरल के साइन के साथ, जैसा हर कुछ महीने में होता है, पर ऑपोजिशन पार्टीज ने तुरंत इसे पनिशमेंट पोस्टिंग बताया। उन्होंने कहा कि एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस के खिलाफ इनकन्वीनियंट ऑर्डर पास किया और उसकी सजा उसे ट्रांसफर के फॉर्म में दी गई। लॉयर्स ने भी आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में वकीलों ने ब्लैक बैंड पहने, कोर्ट बॉयकॉट की बात की। स्टेटमेंट्स आए कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर अटैक है। सोशल मीडिया पर जस्टिस सुधीर को ऑनेस्ट ऑफिसर और सिस्टम का शिकार जैसे लेबल्स मिलने लगे। अब इन सबके बीच में कंट्रोवर्सी और गहरी हो गई जब बैकग्राउंड सामने आया। जी हां, जज सुधीर कोई नए ऑफिसर नहीं थे जो संभल में पहली बार सेंसिटिव फाइल देख रहे थे। नवंबर 2023 से मई 2025 तक वो ललितपुर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे। उसके बाद आगरा ट्रांसफर हुए, वहां सितंबर 2025 तक रहे, फिर संभल आए। मतलब मई 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक उनकी पोस्टिंग ऑलरेडी 3 जगह हो चुकी थी, ललितपुर, आगरा, संभल और अब सुल्तानपुर। 3 ट्रांसफर्स विद इन मंथ। इस पैटर्न ने स्पेकुलेशन को और ज्यादा हवा दे दी। इसी बीच एक और ट्विस्ट आया। पहले ऑर्डर के मुताबिक जज सुधीर की जगह संभल के नए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने वाले थे आदित्य सिंह, वही जुडिशियल ऑफिसर जिन्होंने 2024 में शाही जमा मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के थ्रू ऑर्डर किया था। वो सर्वे की बाद में चंदौसी एंड संभल रीजन में भड़कती हुई कम्युनल क्लैशेस का इमीडिएट ट्रिगर बना। 5 लोगों की मौत, डजन इंजर्ड, पुलिस फायरिंग, स्टोन पेल्टिंग, सब उसी पीरियड से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब न्यूज आई कि आदित्य सिंह संभल के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेंगे, क्रिटिक्स ने कहा कि एक तरफ पुलिस के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर देने वाला जज हटा दिया गया और दूसरी तरफ वही जज लाया जा रहा है जिसके सर्वे ऑर्डर ने वायलेंस का माहौल बनाया था। नैरेटिव और भी ज्यादा शार्प होने लगे। लेकिन 22 जनवरी को हाईकोर्ट ने एक और ट्रांसफर ऑर्डर इशू किया और पोस्टिंग मॉडिफाई कर दी। आदित्य सिंह को चंदौसी में ही सिविल जज सीनियर डिवीजन रहने दिया गया और संभल के नए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया दीपक कुमार जायसवाल को, जो पहले कौसंबी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी आ गई, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। जज सुधीर का ट्रांसफर अब भी पॉलिटिकल और लीगल डिबेट का सेंटर बना रहा। इस पूरे एपिसोड को समझने के लिए संभल वायलेंस के बैकग्राउंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नवंबर 2024 में शाही जमा मस्जिद हरिहर टेंपल डिस्प्यूट कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा था। हिंदू पिटिशनर्स जिसमें हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जैसे एडवोकेट शामिल थे, ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लेम किया कि मुगल एरा मस्जिद एक पुराने मंदिर के ऊपर बनी है। 19 नवंबर को ही ट्रायल कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया और सर्वे तुरंत कंडक्ट भी हो गया। 22 नवंबर को सेकंड राउंड ऑफ सर्वे हुआ और वही दिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 700-800 अनआइडेंटिफाइड लोगों ने पुलिस टीम पर स्टोन पेल्टिंग की। किसी अननोन पर्सन ने फायरिंग भी की, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर के पैर में गोली लगी। क्लैशेस में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 29 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हुए। बाद में थाउजेंड्स के खिलाफ एफआईआर, समाजवादी पार्टी एमपी जोर रहमान बर्ग और मस्जिद कमेटी हेड जफर अली के नाम भी केस में आए और 2750 अनआइडेंटिफाइड पर्सन तक को एक्सक्यूज बनाया गया। इसी साइकिल ऑफ वायलेंस और पुलिस एक्शन के बीच आलम का केस आता है, एक लोकल यूथ जिसे उनके पिता के मुताबिक पुलिस ने गोली मारी। इस वक्त लीगल बैटल पहले ट्रैक पर चल रही है। शाही जमा मस्जिद हरिहर टेंपल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर स्टे है। चंदौसी कोर्ट ने फरवरी 24 को नेक्स्ट डे की हेयरिंग फिक्स की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस क्वो ऑर्डर की वजह से कोई सब्सटेंटिव हेयरिंग नहीं हो पा रही। मस्जिद साइड के लॉयर एडवोकेट शकील अहमद वासी ने रिपोर्टर से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से हेयरिंग पोस्टपोन हो गई। हिंदू साइड के एडवोकेट गोपाल शर्मा ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया। सिंस देयर इज अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर, द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट इशू एनी ऑर्डर्स। उन्होंने आगे कहा था दैट द सुप्रीम कोर्ट विल हियर द केस ऑन 12 जनवरी। हालांकि केस टेकअप नहीं हो पाया और पिछला ऑर्डर अभी प्रिवेल करता है। संभल के लोकल लोगों के लिए ये कंट्रोवर्सी सिर्फ जुडिशरी की नहीं, उनके अपने ट्रॉमा का एक्सटेंशन है। 2024 के वायलेंस के बाद से डिस्ट्रिक्ट का नाम नेशनल न्यूज में कम्युनल टेंशन और कोर्ट डिस्प्यूट के साथ जोड़ दिया गया है। आलम का केस उनके लिए सिंबल बन गया है पुलिस अकाउंटेबिलिटी का। और ये सवाल कि क्या आम आदमी सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है? जज सुधीर खुद पब्लिक स्टेटमेंट से दूर रहे हैं, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट। उनका रोल अब तक एक साइलेंट कैरेक्टर का है, जिसके डिसीजन ने पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग खड़ा कर दिया, लेकिन जो खुद स्पॉटलाइट में आने से बच रहे हैं। लीगल सर्कल में एक और डिबेट चल रही है कि क्या जुडिशियल ट्रांसफर को कभी चैलेंज किया जा सकता है। व्यूअर्स, टेक्निकली पोस्टिंग और ट्रांसफर हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि मैलाफाइड प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक रिटन ऑर्डर में डायरेक्टली इलीगल मोटिव ना रखे, तब तक कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए ऑपोजिशन के एलिगेशंस ज्यादातर पॉलिटिकल रिटॉरिक बनकर हो जाते हैं। फिर भी परसेप्शन में डैमेज हो चुका है। संभल केस ऑलरेडी
रिलीजन, हिस्ट्री और आइडेंटिटी के साथ जुड़ चुका है। अब इसमें जुडिशियल और पुलिस अकाउंटेबिलिटी का एंगल भी जुड़ गया है। एक तरफ मॉस्क टेम्पल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के कोर्टों में अटका हुआ है, दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग का केस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद भी अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि पुलिस चैलेंज करने की बात कर रही है और जज ट्रांसफर हो चुके हैं। इस पूरे एपिसोड में एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन छोड़ दिया कि क्या एक जुडिशियल ऑफिसर सच में फेयरलेस रह सकता है जब सिस्टम के सबसे पावरफुल आर्म्स पुलिस और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनडायरेक्टली उसके डिसीजन से इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, एक रूटीन ट्रांसफर जो मीडिया और पॉलिटिक्स ने ओवर इंटरप्रेट कर दिया। सच शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है, लेकिन आज जज सुधीर सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के रूप में काम कर रहे हैं। नई फाइल्स, नए केसेस, नई कोर्टरूम रियलिटी के साथ संभल में जज दीपक जायसवाल ने चार्ज संभाल लिया है। जज आदित्य सिंह चंदौसी में टेंपल मॉस्क डिस्प्यूट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के शेडो में। लेकिन यूपी के लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स में विवांशु सुधीर का नाम शायद काफी टाइम तक एक एग्जांपल बनकर रहेगा, या तो रूटीन ट्रांसफर का या जुडिशियल इंडिपेंडेंस के टेस्ट केस का। कौन सा नैरेटिव जीतेगा ये शायद आने वाली हियरिंग्स, चैलेंजेस और जजमेंट्स ही तय करेंगी। आपको क्या लगता है? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग। ऐसे बच्चे किडनैप भी नहीं होते, किडनैपर इनको वापस छोड़ जाते हैं। अरे क्या, अरे डस्टबिन तुम्हारा इतना सब, ये बोलने की मशीन, इसका मुंह बंद करवाओ भाई, ये कचरा फेंकती रहती है पूरा। मेरी बुरी किस्मत, मैं जाके डस्टबिन से अपना सिर मारा। मैं थोड़ा हाई कॉन्फिडेंस में आ गया था। मैं कहा हेलो हाय हाउ आर यू रॉबिंग, उससे पहले तो मेरा मुंह खराब कर दिया। एक ही लाइन में 2 बार मुंह खराब कर दिया। हेलो अंकल व्हाट डू यू डू। 23 साल की उम्र में चुपते अंकल का पूछे, ऊपर से व्हाट डू यू डू। अरे एक को पूछ लिया भाई, अरे यही तो नहीं पता है यार, 4 साल से यही तो प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू डू तो नहीं मालूम। हेलो अंकल व्हाट डू, अरे चुप रह। इन बच्चों का मूड खराब करने की मेरे पास एक निंजा टेक्निक है दोस्तों। इनको पढ़ के पूछो बेटा डू यू नो एनी हिंदी पोएम, भाई इनकी टट्टी निकल जाती है। हिंदी आपको ये देखना, 6 साल का बच्चा आपको 16 का लगेगा जब ये बात करता है इंग्लिश में, अचानक से 6 का दिखेगा आपको। 5 मिनट तक आराम चुप रहा, मैं आई कॉन्टैक्ट के साथ आ रहा हुआ मेरा, उसकी मम्मी की नींद खुली कि मेरे दानों को किसने चुप कराया। Many, but I think women are very kind and very compassionate to each other. On Instagram, एक बंदी ने बिकनी पहन के अपने स्ट्रेच मार्क्स फोटो डाली, स्ट्रेच मार्क्स, सारी लड़का सपोर्ट मार दी, टाइग्रेस, शेरनी, वूहू। मैंने भी चड्डी पहन के अपने स्ट्रेच मार्क्स फोटो डाली। मेरे 4000 फॉलोवर्स कब हो गए भाई, सारे कमेंट थे छी, कम से कम बनियान तो पहन ले भड़वे भाई, तेरी चौकी से तेरी औकी बाहर निकल रही है। मैं होता तो ऑफ साइड दे देता। एक बंदा कमेंट कर रहा है, डोंट लिसन टू दिस हेटर्स, दे आर जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। देख रहे हो, आपको लगता है यूजर आपकी टीम में, लेकिन साला एंड मोमेंट में पलट जाता है। ये भी अयोध्या के वोटर की तरह होता है। इतनी लेडीज बैठी, मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया शादी के बाद व्हाट women want. Women want an apology all the time. They're very particular. एक बार मैंने वाइफ को अपॉलॉजी दी, वाइफ ने बोला अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्टेड। मुझे ऐसा लगा मैंने अपॉलॉजी नहीं, बेल के लिए अप्लाई किया था उधर, मिलोन ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। क्यों? मुस्लिम डिड नॉट मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट व्हाइल अपॉलजाइजिंग। मुस्लिम दिल से सॉरी नहीं बोल रहा था, he was faking it just like Vijay Mallya on a podcast. वे मेरी वाइफ मुझसे दिन भर बात नहीं करती झगड़े के बाद, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरीज में कैप्शन डाल के इनडायरेक्टली टॉन्ट मारेगी दिन भर। You can't break a queen's walk through fire and flown in storms. और मैं घर पे बैठ के सोच रहा है सब कब हुआ यार, हमने तो देखा ही नहीं। ये आग में चल रही है, तूफानों में उड़ रही है, ये कौन सी क्वीन है, कहीं बांग्लादेश की हसीना तो नहीं। फिर मैं देखा आजकल लड़के क्या करती हैं, ये लोग हर झगड़े के बाद में इंटरनेट से कुछ आर्टिकल उठाते हैं जो इनके सपोर्ट में होते, और फिर हमको फॉरवर्ड करते, देख इंटरनेट क्या बोल रहा है साले। लेडीज आप लोग जब भी फाइट बाद में ये सब आर्टिकल्स भेजते हो ना कि 5 signs of partner is toxic and narcissist, हमें पढ़ के यही लग रहा होता कि इसमें आपकी ही तो बात हो रही है यार। आप
आपको ही तो डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये तो लग रहा है मैं क्वीन का मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। एक दिन मैंने भी मस्ती में वाइफ को आर्टिकल भेज दिया, 5 signs of partner is in complete denial। वाइफ ने मुझे 4 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया उधर यार। मैंने देखा ये आजकल की जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट क्वीनें जो हैं, ये खुद पे फीडबैक नहीं ले पाती जरा सा भी। पता है क्यों? क्योंकि क्वीन को डेमोक्रेसी नहीं मोनार्की पसंद होती है। लॉन्ग लिव द क्वीन। मेरी वाइफ एक स्टेप और आगे जाती है, फिर मुझे पॉडकास्ट वाली रील्स भेजती है जिसमें विमेन स्पीकर चिल्ला रही होती है, men never listen, men never listen। वो वीडियोस तो मैं म्यूट करके देखता हूँ। You're right, ladies, men never listen। क्योंकि आपके सवाल इतने एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। People, do you really love me? Or is just the idea of loving me? मैं सोच रहा हूँ सुबह उठ के GST भरना का लास्ट डेट है। People, do you really love me? Or is just the idea of loving me? मैं सोच रहा हूँ सुबह उठ के GST भरना का लास्ट डेट है। निर्मला ताई फाइन लेके बैठी हुई है। हाँ, जीएसटी का फुल फॉर्म ये गिव सीतारमन टैक्स। अभी पता है पॉपकॉर्न में भी जीएसटी लगा दिया था। तो अगर स्वीट कंपोनेंट है कैरेमल है तो जीएसटी 5 नहीं 18% होगा यार। मैं इनकम टैक्स भरने वेबसाइट पे था, मैं इतना डरा हुआ था मैंने कुकीज भी एक्सेप्ट नहीं करी यार। ये जो भी नागपुर में किसी को समझ नहीं आया था, क्या कुकी फूकी लगा रहा था, यहाँ से बिस्कुट होता है। तो लेडीज मैं मानता हूँ यार 90% ऑफ द टाइम से मर्दों की अपॉलॉजी बिल्कुल बनती है, लेकिन 10% ऑफ टाइम्स हमारा मेल ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता। कैसे मेरी क्या गलती थी यार, मैंने लाइन क्रॉस भी नहीं की, ये भाई भी खुद ही आके नो बोल दिए जा रही है, फ्री हिट दिए जा रही है। एक तो लेडीज आप लोग रिलेशनशिप में प्लेयर भी आप हो, एम्पायर भी आप हो, आप अलग ही मुंबई इंडियंस बन के बैठे हुए वहाँ पे यार। नहीं, एक बार मुझे वाइफ को इसलिए अपॉलॉजी देनी पड़ी कि मेरी वाइफ को रात को एक ड्रीम आया, तो उसके ड्रीम के अंदर मैंने उस पर चीट किया है। जिस ड्रीम की डायरेक्टर वो खुद है, वो चाहती तो एक्शन की जगह कट बोल सकती थी, उसने क्या बोला, कीप रोलिंग कीप रोलिंग कीप रोलिंग, तो आई केप्ट रोलिंग। क्योंकि पूजा मैं भी टॉम क्रूज की तरफ अपने स्टंट्स खुद ही करता हूँ। मिशनरी इम्पॉसिबल। फिर मुझे ये थोड़ा ऐसा मैंने यार कि ये तो वाइफ को इसलिए अपॉलॉजी देनी पड़ी जो इनके सपनों में चल रहा है। अब जब इनको पता चलेगा कि मर्दों के सपनों में क्या क्या चल रहा है और किस किस के साथ चल रहा है, असली G20 समिट उधर हो रही है दोस्तों, और वहां पे हमारे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, है ना सिद्धार्थ भाई? सिद्धार्थ भाई आ कर रहे हैं। वहाँ पे 9/11 नहीं, वहाँ पे 69/11 चल रहा है। लेडीज सपनों में तो आदमी लोग वाइल्ड जाते हैं, वाइल्ड यार। मेरा अपना सपनों में सबके साथ हो चुका है। कौन है आपकी? एंजेलिना जॉली, आपकी दुआ लिपा जी को तो मैंने 2 बार लेविटेट किया उधर यार, करना पड़ा। उन्होंने वंस मोर विपुल जी बोल दिया था। कौन आपके एवेंजर्स वाली स्कारलेट जोहानसन, उसकी मां में तुमने सिंदूर तक भरा हुआ यार। जाओ स्कारलेट, आज से कोई तुम्हें ब्लैक विडो नहीं बुलाएगा, जाओ। आज से तुम रानी साहो, मैं तुम्हारा कैप्टन हल्दीराम। तो मैं जैसी सुबह उठा, वाइफ ऑलरेडी पहले से उठी हुई थी। विपुल, चीटिंग वाला ड्रीम आया है, कुछ कहना चाहता अपनी सफाई में? सच बता, तेरा बाहर कुछ चल रहा है क्या? और फिर मेरे को ट्रैप कर रही, नहीं चल रहा है तो मुझे बता दे, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। मेरी तो हंसी छूट गई वहां पे यार। लेडीज, पहली बात तो दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो इस सवाल के जवाब में हाँ बोलने वाला है कि हाँ यार मेरा बाहर तो चल रहा है यार, और बहुत शानदार चल रहा है। अरे वो डेंटिस्ट है, लेकिन मैं उसकी कैविटी फिल कर रहा हूँ, बताओ। अब रात भर डिशुम डिशुम करो मत। ये जोक मैंने इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन में भी किया था, और उनको मजा आ गया भाई। हाँ, 9 out of 10 डेंटिस्ट recommended this joke। और जो बाकी एक बचा, उसका इलाज तो मैं कर ही रहा था।
प्लीज यार, ड्रीम्स का कोई मतलब थोड़ी होता है, ड्रीम्स रैंडम होते हैं। हम सब लड़कों को तो बचपन से क्रिकेट वाली ड्रीम आती है, क्रिकेट वाली। मैंने अपने ड्रीम्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट कश्मीर में सेंचुरी मारी, वो भी ट्रिपल सेंचुरी, 370 जस्ट टू बी प्रिसाइज। घाटू भाई को कोई आइडिया नहीं जोक में क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं। सर कश्मीर आर्टिकल 370, ट्रिपल सेंचुरी 370 नहीं, बिगोंग बायजूस, नहीं यार, कश्मीर जोक टफ था यार, आधो का मिस हुआ था यार। इस जोक को मुझे घर पे ही रखना चाहिए। इवन दिस जोक शुड हैव बीन अंडर हाउस अरेस्ट। मेरा एक कश्मीरी दोस्त है, उसने तो अपने कॉल ब्लैडर में भी 5-6 पत्थर छुपा रखे हैं। सच में घाटू भाई, उसके फेवरेट डिओड्रेंट का नाम वाइल्ड स्टोन है। तो वाइफ ने बोला बकवास बंद कर दी। मैंने सिगमंड फ्रॉइड की किताब पढ़ ली। उस किताब में साफ साफ लिखा है जो रियलिटी में हो रहा होगा वही तो किसी तरह घूम फिर के मेरे सबकॉन्शियस मार। तेरा बात कुछ चल ही रहा होगा ना, तभी तो यूनिवर्स मुझे ये सब सिग्नल्स भेज रहा है। देख रहे हो भाइयों, पहले तो यूनिवर्स कितना हराम खोर है यार, ये जाके हमारी बीवियों को सिग्नल भेज रहे हैं कि तुम्हारा पति बार गन मचा रहा, पकड़ो साले को, जबकि यूनिवर्स खुद साला बिग बैंग करके पैदा हुआ है। खुद की मस्ती नहीं दिख रही यूनिवर्स को, और आपने देखा यूनिवर्स की प्रायोरिटीज देख रहे हो, बीवी को सिग्नल भेज रहा है, नासा और इसरो को सिग्नल नहीं भेज रहा है। वो बकायदा 50 साल से पूछ रहे हैं, एक सिग्नल देते एलियंस की तरह घंटा। उनको एलियंस के नाम पे कोई मिल गया कि डीवीडी दी है, देख लेना इसमें जादू है, ये ले और चाहिए एलियंस, ये ले बियर बाइसेप्स का पॉडकास्ट देखिए। इसमें एलियन एफआईआर्स भी होते हैं। बट झाटू भाई, एक बार मेरे साथ अनबिलीवेबल सी चीज होगी। पूजा कितनी रिलैक्स, थैंक गॉड ये झाटू भाई पे शिफ्ट हुआ है। वापिस आऊंगा, पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। मैंने देखा विमेन इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट है, हम मर्दों को समझ ही नहीं आता, लेकिन जब हमें अपॉलॉजी भी देते हैं इसलिए लोग इंडायरेक्टली हमारी इंसल्ट ही कर रहे हैं। सुनिए आपने क्या अपॉलॉजी, नहीं बोला रियली सॉरी, मेरी गलती थी यार, जो मैं तेरे से एक्सपेक्ट किया कि तू कैरिंग और अंडरस्टैंडिंग होगा यार, रियली सॉरी। यू नो तेरे से अच्छी तो मेरी एफडी है, कम से कम एफडी मैच्योर तो होती है। तू कब होगा? हाँ, कल तू मोदी जी और मेलोनी जी की फोटो के नीचे कमेंट कर रहा था, राम राम भाभी साहब, वाह मोदी जी वाह, हम रेशन मांगते रह गया, बिटालियन लेके आ गए, विश्व गुरु। भाई बेशरम हो चुके लोग, बेशरम हो चुके। अभी मेलोनी जी ने एक फोटो डाली इलॉन मस्क का, इलॉन मस्क तो इंडियन जाके कमेंट्स में इलॉन मस्क को टैग करके उसको ट्रोल कर रहे हैं, चिपक मत साले, वो मोदी जी की टेस्ला है। Even Papi size electric. फिर आता है अपॉलॉजी का सेकंड स्टेप, उसमें मर्दों को समझ नहीं आता कब इन्होंने पासा पलट दिया, और ये अपॉलॉजी के बीच में हमारा जॉब इंटरव्यू लेने जाता है। तो पहले बात होता है, why do I tolerate you so much? Give me 5 good reasons why I should stay with you. और उस समय आपको ऐसा है 5 छोड़ो, एक रीजन याद नहीं आ रहा था उधर, और अब यूनिवर्स की तरफ देखते हो, एक सिग्नल दे दे प्लीज, और यूनिवर्स इतना मादर है, एक सिग्नल नहीं भेजता आदमी को, सब साले का हॉटस्पॉट बन जाता है एकदम से। यहाँ यूनिवर्स हेल्प मांग रही, यू देयर, वाह यूनिवर्स साला चुप के तमिलनाडु भाग गया। तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई? अरे झाटू भाई कुणाल कामरा वाला रेफरेंस था यार, नहीं हो पा रहा आज, देख रहा हूँ आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा आज, आपको नागपुर वाले शो में होना चाहिए था। इसी वाला करो आपके लिए, इसी वाला। हाँ और बोल रहा है यार, सोचने दे मेरे को। गांधी जी के पास 3 बंदर थे, उन्हें बंदर इतने ज्यादा पसंद थे कि वो पैदा भी पोरबंदर में हुए। ले आए ना मुझे भी अपने लेवल पे। फिर अपॉलॉजी का फाइनल स्टेज, उसमें होता फुल मेलोड्रामा। मैंने देखा इंडिया में हर लड़की के अंदर एक बॉलीवुड हीरोइन छुपी हुई है, इन्हें बस करण जौहर का फोन आ नहीं रहा है क्योंकि आउटसाइडर्स है ना, तो करण जौहर आजकल आउटसाइडर्स को ट्रेडर्स बुलाते हैं। तो
फुल एक्टिंग हमें दिखा दे रहे हो, फुल मेलोड्रामा भूल यार। मैं तो चाह के भी अवॉइड कर सकता था। Why do I love you so much? Tell me, why do I love you so much? ये भी हम बताएंगे क्या लेडीज? ये तो आप बताओगे ना। सुबह आपने हमारा वाइवा लिया। People, why do you love me? अब रिवर्स वाइवा ले रहे हो। People, why do I love you? तो हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है। हम इंसान है, ध्रुव राठी नहीं है। बहुत सवाल पूछते हो लेडीज, आप लोग परेशान करते हो यार। क्यों पूछते हो इतने सवाल? पूजा बताओ, माँ आप बताओ, आप तो इस डिपार्टमेंट के एचओडी हो, आपने तो पापा की अनबॉक्सिंग करी है, आप तो ओजी टाइप ड्रेस हो। नहीं नहीं, मैंने देखा शो में लड़कियां बहुत भोली बन जाती है। हम का सवाल से कुछ भी मत बोला कर। बेचारे लॉन्डो को पता भी नहीं आज के शो के बाद इस शो के जोक्स में से सवाल पूछे जाएंगे। सिद्धार्थ भाई को आइडिया भी नहीं, रात को सरप्राइज टेस्ट है। आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो। तू कितना रिलेट कर रहा था चीटिंग वाले जोक्स पे, कितना मजा आ रहा था तेरे को यार। तू भी पीछे से चीट कर रहा है क्या? तू भी कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में अकेला तो गया था। चल रहा है क्या किसी ऑफिस वाली एचआर के साथ? हॉर्नी रिसोर्सेज। आज सबको पूछा जाएगा घर पे, सारे भाइयों को, तू भी पीछे से चीट कर रहा है। सारे भाई लोग घर पे जाके हाँ बोल देने और इन पे डाल देना, ये सब मैं तुम्हारी खुशी लेकर रहा हूँ बेट्स। क्योंकि अच्छा हस्बैंड वही होता है जो वाइफ के सारे सपने पूरे करे। Technically I'm not cheating on you, I'm cheating for you. Ladies, आप लोग जो दिन भर हमारे साथ सवाल वाला गेम खेलते हो, मैं खेलूँगा आपके साथ 5 मिनट। करें थोड़ा सा रोल रिवर्सल, दूँ आपको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ताकि आपको पता तो चले कि हम पे क्या बीतती है यार। करूँ, एक से बात कर सकता हूँ मैं क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? पक्का? डू हैव योर कंसेंट? फुल कंसेंट? थैंक यू। ठीक है, सिंपल सा सीन कर रहे हैं हम। आप सीन में हस्बैंड हो, मैं आपकी वाइफ। आप ऑफिस से थक हार के आए हो, आपने 18 घंटे की शिफ्ट लगाई, नारायण मूर्ति वाली। आप घर आए, आपने एक पैक बनाया और आप शांति से 5 मिनट टीवी देखो, ठीक है? वहां पे फिर मैं आ गई। फिर से करेगा? नहीं, लेडीज मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं करते। मैं एक्सरेट कर रहा हूँ पर कॉमेडी के इफेक्ट है। आज में तो बड़ा मजा आ रहा था आपको, जब इनको झाटू बुलाया कितना मजा आया आपको। अब आपकी बारी है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है? आज तुम्हारी दिन भर बात ही नहीं हुई, आज तुम इतने बिजी थे ऑफिस में। आज आई लव यू बोलने का भी टाइम नहीं मिला तुम्हें। चलो अभी आई लव यू बोल दो। हंसी आ रही? Is this funny to you? मैं मजाक कर रही हूँ यहाँ पे। चलो अभी आई लव यू बोल दो। You love me? मुझे ऐसे लग रहा है you don't mean it. True love है? True love है? Prove it. Give me 5 good reasons मैं मान लूँ ये true love है। I'm waiting. 5 good reasons. I'm so beautiful. I'll take that. और कितनी लड़कियों को बुलाइए? I'm the first one. Second reason, I cook so well. तुम तो ये चाहते। मैं किचन में ही रहूं, तो मिसोजिनिस्ट में शॉपनिस्ट मारवाड़ी। थर्ड रीजन, पूरा 5 मिनट का सीन होगा मैम, यही डिस्कम्फर्ट तो आपको फील कराना है। पहले तो टीवी बंद करो, तुमसे बात कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा बिहेवियर बहुत पसंद है। I wish I could say the same about you. तो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। It's all about you and what you want. You're selfish just like your mother. इतना बिजी दिखाते हो तुम अपने आप को ऑफिस में? ऐसे दिखाते हो सीईओ सा काम तुम करते हो? अप्रेजल तो तुम्हारा 2% होता है। 2%? अप्रेजल है, कैशबैक है, क्या लेके आ रहे हो घर में? अब मुझसे बात नहीं करनी।
अपने मतलब की सारी बातें करते हो। बेडरूम में तो सारी फरमाइश होती है तुम्हारी। आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, आज राहुल द्रविड़ का बर्थडे है, आज अगेंस्ट द वॉल हो जाए, आज केजरीवाल का बर्थडे है, आज मफलर पहन के हो जाए, आज गांधी जी का बर्थडे है, आज नमक लगा के हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है सिद्धार्थ भाई। इस वजह से नई टेक्निक आई, आज ट्राई करनी पड़ेगी। डांडी मार चौकता। I'm not done with you yet. अभी 2 मिनट का सीन बचा है मेरा। इजी वाला पूछूं? इजी वाला पूछूं? मैं फिर से आ रही हूँ। अगर अनुष्का शर्मा विराट कोहली की जोड़ी को 10 on 10 देंगे तो तुम हमें ऐसे कपल कितनी रेटिंग दोगे? 100 on 10? Give me 100 good reasons of 100 on 10. I'm waiting. अब मुझसे बात नहीं करनी। मैं समझ गई कि अब तुम मुझसे बोर हो गए हो। अब मैं तुम्हें हॉट नहीं लगती हूँ? लगती हूँ कि नहीं? लगती हूँ? बिल्कुल दिन भर दिशा पटाने के इंस्टाग्राम पे पड़े रहते हो तुम। मैं देख रही तो अपने लिए कैल्विन क्लाइन की चड्डियां मंगा रहे हो यार। शक्ल तुम्हारी लक्सकोजी वाली है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं क्या देख के मैंने तुम्हें हाँ बोला था। इससे अच्छा मैं झाटू भाई को हाँ बोल देती। अब नहीं करनी? बेडरूम में बातें करवा लो तुमसे। आज मोदी जी का बर्थडे है, आज कैमरे में देख के हो जाए। आज बिल गेट्स का बर्थडे है, आज विंडोज खोल के हो जाए। यू नो व्हाट? आज राहुल गांधी का बर्थडे, आज खुद के हाथ से हो जाए। टफ था ना लेडीज, टफ था। क्यों करते हो मैं? क्या बिगाड़ा हमने? हम पहले घर में पूरा आर्गुमेंटल फ्लो चार्ट बना के बैठे हुए हो। यस बोलेगा तो ऐसे पेलूंगी, नो बोलेगा तो ऐसे पेलूंगी। आपको हमारे जवाब से मतलब ही नहीं है। आपकी मेन प्रॉब्लम ये है कि आदमी लोग इतना शांति से बैठ के एंजॉय कैसे कर रहे हैं यार। चलो इसके दिमाग का बूस्ट करते हैं। लेडीज क्यों करते हो हमारे दिमाग का बूस्ट? मजाक कर रहे थे। थैंक यू फॉर डूइंग द सीन। आई एम रियली सॉरी, मुझे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा हार्श होना पड़ा, लेकिन आपको भी पता है यू डिजर्व इट। हाय फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं अमेरिका शोज करने आ रहा हूँ सितंबर अक्टूबर। प्लीज फुल बिहार। एक बार मैं वहाँ पे साइंटिस्ट ने बोल दिया कि वहाँ पे सोने का भंडार। सोच लो, जो बिहार गरीबी रेखा के नीचे था वो गरीबी रेखा पे आ गया। बस हम एक कदम दूर थे अमीर बनने से। दिन भर साइंटिस्ट की टीम खुदाई करती, रात को पूरा बिहार खुदाई करता। मैंने सौरभ गुप्ता, मैंने इंजीनियर, उसके बाद 4 साल रोजगार रहा। फिर मेरी जॉब लगी थी लेबर को। मैंने सिविल से भी देखा। सिविल इंजीनियर और लेबर में एक ही फर्क होता है, लेबर को 4 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। मैं कर्नाटक में जॉब कर रहा था, यहाँ पे लेबर को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस। मैं कुछ भी बोलूँ ना, मुझे आगे से बोले तो मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस। मेरी ये फटी रहती थी, ऊपर से मैं बिहार से हूँ। आपने देखा ना, बिहार के लोग जहाँ जाते हैं झुंड में चले जाते हैं। पूरा बिहार चला आया था साउथ ट्रेनिंग करने के लिए। इंग्लिश किसी को नहीं आती थी, अजीब अजीब क्वेश्चन करते रहते थे। एक बार तो प्रोफेसर इरिटेट होकर बोल दिए गो टू हेल। सब कोई हॉल में जाके बैठ गया। उसमें भी जाके कह रहा है सर आप कब आओगे गो टू हेल में। लेकिन सबने बोला कि नहीं इंग्लिश सीखनी चाहिए, प्लेसमेंट में काम आए। मैं तो रटते चला गया। पहला तो उसने पूछा इंट्रो दो, इंट्रो दे दी। अगला क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स हमारी तरफ भगवान शिव के होते हैं। और उसकी संख्या हमारी तरफ 108 है। मैंने तो कुछ देर सोचा, मुझे लगा कि साहिब भाई पूछ रहा होगा। मैं तो ऐसे बोल दिया 108। एक बार HR की फट गई। वो बोल रहे हैं आप श्योर। मैंने बोला हाँ सर, कुछ को देख के भी आया। एक तो आपने देखा ना बिहार के बारे में अलग ही स्टूडियो टाइप
लोगों को इंग्लिश नहीं आती। ऐसा नहीं है, वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है, सिर्फ मन में आती है। बोलना है लोग। एक तो हमारे स्कूल में कंसेप्ट था नो बेक डेज का, नो बेक डेज, वीक नो बेक डेज। आप लोग तैयार से हो क्या? वीक में आपको एक दिन बेक लेके स्कूल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वे उसी दिन इंग्लिश पढ़ाते थे। आप जज नहीं कर सकते कि सही पढ़ा नहीं गलत पढ़ा। एक बार तो हमारी क्लास में एक लड़का बाहर से आ गया, वो देखा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला, आते ही टीचर को कहे सर आपकी वाइफ अच्छी नहीं। टीचर ऑफेंड हो गया कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो। ऊपर से मैं हिंदू हूँ, मेरी एक ही वाइफ है। जो बिहार वाले वो समझ गए। एक बार हमारे बोर्ड का 10th का प्री बोर्ड का था, उसके पेपर में क्वेश्चन आ गया था व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिलेड प्यूबर्टी। बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, लैक ऑफ स्कूलिंग। वहाँ के बच्चों को नहीं पता है प्यूबर्टी पॉवर्टी में अंतर हो गया। लेकिन पॉवर्टी की वजह से प्यूबर्टी लेट भी आती है, इसलिए मैं तो अपने इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता हूँ। वो देखिए न्यू घर के आगे ना टू लेट का बोर्ड लगा रहता है। मुझे कॉलेज तक लगता था एक टॉयलेट का बोर्ड यहाँ पे क्यों लगा। एक बार तो मैं मूतने ही लगा, अंकल ऊपर से आ गए क्या कर रहे हो, मैं तब तक मूतता ही था। मैंने आगे से पूछ लिया कि भले घर आपका शहर से दूर है, फिर भी आपने टॉयलेट का बोर्ड मेन गेट पे क्यों लगाया। अंकल मेरे पे काफी लग गया कि तुम चाहते हो क्या क्या बोल। मैं तो अंकल को बोला अंकल इट्स टू लेट। एक तो आपने देखा ना, आप सबके ग्रुप में ना एक ऐसा दोस्त होता है जो होना नहीं जरूरी। उसको देख के नहीं लगता है कि है भी तो भगवान ने इसको जुबान क्यों दी है। काफी वियर्ड क्वेश्चन करता रहेगा। मेरा भी एक दोस्त था, वो हमने क्लास 6 में मिला था। क्लास 6 में ड्राइंग एग्जाम में था, ड्राइंग एग्जाम में ठीक लेके आया था। जबकि पेंसिल स्केच लाना बोल दिया था, जबकि हमारे यहाँ तो क्वेश्चन एक दिन पहले दे दिया जाता है। हमारे यहाँ एग्जाम में सिस्टम बहुत अलग है। वो क्वेश्चन ऐसा फिर आपसे ऑप्शन पूछते हैं कहाँ से आंसर करना है, घर से करना है कि जंगल से करना है। वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा है, एग्जामिनेशन फ्रॉम होम, एग्जामिनेशन फ्रॉम समवेयर। यही देख के भगवान बुद्ध भी निकले, बस वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने अलग चीज़ों के आंसर ला दिए। इसको क्वेश्चन मिला था 8वीं क्लास में, एक बंदर एक पोल पे 2 कदम चढ़ता है, 1 कदम फिसलता है। ये क्वेश्चन लेके जंगल निकल गया बंदर को ढूंढने। ছাত্রী কলেজ পড়ুয়া থেকে ডাক্তার কোনো মহিলাই রেহাই পেত না গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের করাল ক্লাস থেকে। রাত 8টা বাজলেই সব মেয়েদের দৌড়ে বাড়ি ঢুকতে হতো রানীর আদেশ অনুযায়ী। बाँचते चाहिए बीजेपी दाई। जिसने देखा बंदर एक बार में पूरा का पूरा पोल ही चढ़ गया, इसको लगा ये बंदर छूट गया है। इसने दूसरे बंदर को ढूंढा, दूसरे बंदर ने भी सेम ही काम किया। वहां से आके डायरेक्ट कह रहे क्वेश्चन में स्प्लिट हुआ है। ये आप लोग बंदर के साइड से कि बंदर को छूट गया कैसे बोल दिया आदमी तक तो ठीक था। वो भी टाइम पे इसने जॉब स्टार्ट की थी, जॉब नहीं एक इंटर्नशिप स्टार्ट की, दारू खाने वाली। आप लोगों को पता है ना बिहार में लीकर बैन, लीकर शराब बैन। लेकिन सिर्फ शहरों में, अभी पूरा का पूरा गाँव ही दारू का, क्योंकि गाँव वालों के पास नदी है, नदी के उस पर कोई कानून नहीं होता अनलेस और अनटिल आप पहुंच ना जाओ, क्योंकि जो बना रहे हैं उन्हीं के पास बोट है, नाव। इधर वालों को अलग से बताना पड़ेगा। पुलिस आती है, पुलिस देखती है वहाँ पे कुछ हो रहा है, बस जा नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ही बोट उसी जगह लगा के रखती है। बस प्रॉब्लम होता है जब आप ये प्रोडक्ट बनाते हो, इसकी क्वालिटी खुद ही चेक करनी पड़ती है, और जब तक आप कुछ एबनॉर्मल सा कर ना दो, तब तक आपके प्रोडक्ट को कोई सही नहीं माने। जैसे खुद ही बना के खुद ही पी के नदी में ना कूद जाओ, या खुद ही पुलिस को सरेंडर ना कर दो, तब तक आपके प्रोडक्ट को कोई सही नहीं मानता। इस चक्कर में 3 बार जेल जा चुका। बोलते काफी टफ जॉब है। मैंने बोला दिख तो
रहा है काफी कम जॉब। एक तो अभी मैं रिसेंटली आपको न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ मैं भी न्यूज़ देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि ना बिहार में लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने के लिए, वो भी बांग्लादेश से। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बांग्लादेश में ये कौन न्यूज़ चला रहे कि बिहार में बहुत ज़्यादा काम है। हम काम के लिए वहाँ से यहाँ पे आए पड़े हैं। एक तो हमारे यहाँ कोई स्टार्टअप होता है, उसको सरकार भी सपोर्ट नहीं करती। एक बार स्टार्टअप चालू हुआ था, एक व्यक्ति ने एक स्कूल की जमीन स्कूल समेत दे दी। पुलिस ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि जिसने खरीदा था वो भी उसी स्कूल का छात्र था। अपने में वो दोनों खेल रहे हैं। एक और अच्छा सा स्टार्टअप हुआ था वहाँ पे, किसने सुना था? AIPJ, ऑल इंडिया प्रेगनेंट जॉब। हाँ, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप हुआ था। उसमें था कि आपको लेडीज़ को प्रेग्नेंट करना है, उसके बदले आपको 15 लाख मिलेंगे, और नहीं भी कर पाए तो 5 लाख मिलेंगे ही। तो बिहार के बाद काफ़ी खुश हो गए, पहली बार कोई को वर्कोलिक काम मिलने वाला। सोचो अभी तक इतना वियर्ड है ना कि बिहार के लोग पूरे देश में जाते हैं काम करने के लिए। अभी पूरे देश के लोग बिहार आते काम करने के लिए, उसको मजदूरी में मजा भी लगता है। लेकिन सरकार को ये सब अच्छा नहीं है। सरकार ने बोला ये सब क्राइम होता है, बंद कर। इन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में घुसपैठी है, पता है ना? हाँ, वो धीरे धीरे यहाँ पे आधार कार्ड आके बनाते हैं और बाद में कैजुअली क्लेम करते हैं कि हम इंडियन हैं। कितना है उनका सही तरीका है। और मैं सोच रहा हूँ बिहार में ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो इनका आधार कार्ड बना रहा है। पता चला जो इनका आधार कार्ड बना रहा है वो नेपाली है, उनके लिए सारे ही इंडियन हैं। वो तो बांग्लादेश के साथ हम म्यांमार वालों का ही बना रहे हैं, और हमें लग रहा था कि वो हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने तो अपना टूरिज्म का टैगलाइन भी चेंज कर दिया था, पीसफुल बिहार। पीसफुल का नहीं पता है ना अपना, परम सुख बिहार। कोई है यहाँ से बिहार से? हाँ, लास्ट आते थे कोई नहीं बोलता है। पता बिहार में एक बहुत अच्छा सा प्लेस है जमुई। किसी ने सुना है जमुई के बारे में? जमुई एक बहुत अच्छा सा प्लेस है। एक बार मैं वहाँ पे साइंटिस्ट ने बोल दिया कि वहाँ पे सोने का भंडार है। सोचो, जो बिहार गरीबी रेखा के नीचे था वो गरीबी रेखा पे आ गया। बस हम एक कदम दूर थे अमीर बनने से। 3 बार साइंटिस्ट की टीम खुदाई करती थी, रात को पूरा बिहार खुदाई करता था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, अभी सोना बन के तैयार नहीं है। तो हम अमीर बनते बनते रहे। हमने तो डिसाइड भी करके रखा था उड़ीसा वालों को चिढ़ाएंगे, क्योंकि झारखंड वालों को पहले ही गरीब मानते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देके जाता हूँ। कोई मुंबई से है? मुंबई से भी कोई नहीं है। वहाँ पे BMC वालों को उसी साइंटिस्ट ने बोला है कि तेल कहीं से भी निकल सकता है, वो चूतियों की तरह से खोदे ही जा रहे हैं। पीसफुल बिहार। और अब DRDO की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं परियोजना निदेशक श्री A. प्रसाद गौड़। DRDO हमारी रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस कर रहा है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। At India's 77th Republic Day celebrations, DRDO showcased its under-development long-range anti-ship missile known as LRASHM. The system was represented by scientist and project director A. Prasad Good, marking a major milestone in India's indigenous defense journey. The missile and its launcher were displayed publicly, signaling growing confidence in a platform meant for the Indian Navy's coastal battery requirements. LRASHM is designed to engage both static and moving targets at sea. It can carry multiple payload configurations and has a reported strike range of around 1,500 kilometers. At that distance, the missile can reach its target in roughly 15 minutes, compressing response time to near zero for hostile warships. What sets this missile apart is how it flies.
हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और एक गुड न्यूज है। अर्ली 2020s में साइंटिस्टों के ग्रुप ने पहली बार मैटर को क्रिएट कर लिया, वो भी पूरे के पूरे आउट ऑफ नथिंग। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, ये खबर बिल्कुल सच है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने वाकई में नथिंग में से समथिंग को क्रिएट कर लिया है। अब इसका मतलब समझ लो, मतलब अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को आगे और भी ज्यादा डेवलप किया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 3D प्रिंटर ही इन्वेंट कर लिया जाए, जिसमें हमें कोई भी रॉ मटेरियल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जस्ट नथिंग। आई मीन जस्ट इमेजिन करो, बिना किसी रॉ मटेरियल के अपने आप पूरे के पूरे घर, बिल्डिंग्स, पूरे शहर बनके रेडी हो जाए। वी कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने फाइनली इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ निकाला? ओके, नॉट रियली। वेल, सच कहूं तो ये लाइन बोलने में मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने आपके लिए न जाने कितने वीडियोस बनाए और बहुत सारे वीडियोस में मैंने यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ रिपीट किया है कई बार, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड, राइट? और ये डिस्कवरी तो यूनिवर्स के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। बट होल्ड ऑन हियर अ बिट, डिड यू नो फिजिक्स की ऑलरेडी एक थियरी है जो कि इस लॉ को वैसे भी वायलेट करती है। Have you heard about the Big Bang theory? Yes, the most accepted theory. कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी from a Big Bang, जो हुआ था from what? From nothing, right? पर अगर ये थियरी इतनी widely accepted है तो obviously साइंटिस्टों ने इसके पीछे काफी दिमाग तो लगाया ही होगा। और साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि बिग बैंग के टाइम पर सिर्फ मैटर ही नहीं बल्कि उसका ऑपोजिट यानी कि एंटी मैटर भी फॉर्म हुआ। और जैसे कि आपको पता है, मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टर्निंग मैटर एंड एंटी मैटर इनटू व्हाट? यस, नथिंग। अब मैटर और एंटी मैटर तो खत्म हो गया, बट क्वेश्चन तो वही रह गया, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नथिंग? शायद सबसे पहले हम इस नथिंग को ही समझ ले तो हम यूनिवर्स के इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज नथिंग। अगर हम किसी स्पेस से सारे पार्टिकल्स और एनर्जी को निकाल भी दें तो भी वो 100% एम्प्टी नहीं कहलाएगा। बेसिकली जिस चीज को हम एज अ वैक्यूम परसीव करते हैं वो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि एक्चुअली में एम्प्टी नहीं है, लेकिन उसमें छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स रैंडमली एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में क्रिएट हो रहे होते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इस चीज के बारे में मैंने अपने लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा। इसे कहा जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्यों एग्जिस्ट करता है और क्या चीज इन फ्लक्चुएशंस को क्रिएट करती है? वेल फ्रेंड्स, इस चीज पर साइंटिस्टों की अभी तक रिसर्चेस जारी है, लेकिन क्वांटम फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करता है इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ साइंटिस्टों के पास है, क्योंकि 1947 में ही मिल चुके थे। बाय द वे, इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस को यूज करके 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी थियरी ऑफ हॉकिंग रेडिएशन को प्रपोज भी किया था। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर ये वर्चुअल पार्टिकल्स एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर ही फॉर्म होते हैं तो उनमें से एक पार्टिकल को ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है और दूसरे पार्टिकल को बाहर फेंक देता है। और ऐसा करने की वजह से एक ऐसा वर्चुअल पार्टिकल जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, वो ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से अब एग्जिस्ट करता है। और ऐसा करने में ब्लैक होल को जितनी भी एनर्जी लगती है वो ब्लैक होल मास के रूप में वो गवा देता है। नहीं समझे? well, आइंस्टाइन का E = mc² वाला फेमस इक्वेशन, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और इसी की वजह से ब्लैक होल स्लोली इवैपोरेट होने लगा। अब हॉकिंग की इस थियरी से ये प्रूव हुआ कि ब्लैक होल्स का भी कुछ टेम्परेचर होता है और वो एक तरह की हीट को रेडिएट करता है। इस टेम्परेचर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब फॉर्मूला वगैरह तो हमारे पास है, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आज तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए। लेकिन थियोरेटिकली इसमें एक चीज जरूर गौर करने लायक। देखो, इस फॉर्मूला में रिलेटिविटी, थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स को यूज किया, यानी आज इसी की मदद से साइंटिस्ट एक यूनिफाइड थियरी ऑफ एवरीथिंग के नजदीक पहुंचे। लेकिन अगर हमें खुद का मैटर यहाँ अर्थ पर बनाना हो तब क्या? अब पहली बात तो हमें कोई ब्लैक होल की जरूरत ही नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। देखो, ऑल यू नीड इज $4.75 बिलियन और एक बहुत बड़ी जमीन जिसमें हमें 27 किलोमीटर लंबा ट्यूब बनाना पड़े। ऊपर नहीं, लेकिन नीचे, जमीन से कुछ 100 मीटर नीचे। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली व्हाट यू नीड इज अ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब लकीली कौन सा यूरोपियन पोलर रिचर्ड्स न्यूक्लियर स्टैंड्स फॉर सर्न, बेसिकली के साइंटिस्टों ने 2008 में ही इतना खर्चा करके स्विट्जरलैंड में LHC बनाकर इसके वर्किंग के बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट लेट मी रिकैप। LHC के अंदर पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड करवाया जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कोलिजन में रिलीज हुई एनर्जी दूसरे स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्रिएट करती है। इसी की वजह से तो 2012 में सर्न के साइंटिस्टों ने ऐसे पार्टिकल को खोज निकाला था जो किसी भी मैटर को उसका मास प्रोवाइड करता है। इसको आप जानते होंगे हिग्स बोसॉन के नाम से या फिर द गॉड पार्टिकल के नाम से। और इसी टेक्निक की मदद से आज साइंटिस्ट का मेन एम है ग्रेविटॉन्स को डिस्कवर करना, एक ऐसा पार्टिकल जो यूनिवर्स में ग्रेविटी के फिनोमेनन को जनरेट करता है और जिसको क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी द स्टैंडर्ड मॉडल प्रेडिक्ट करती है, लेकिन आज तक हमें वो पार्टिकल दिखाई नहीं दिया। अगर साइंटिस्टों को ये पार्टिकल मिल गया तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बीच का एक इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक मिल जाए and we can finally and successfully have the theory of everything. लेकिन एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने का बस यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका भी है जिसमें इतना खर्चा करने की भी जरूरत है। That is by using strong electromagnetic fields. I mean, अगर एक strong enough electromagnetic field जनरेट किया तो उसकी मदद से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है।
इस इफेक्ट को पहली बार प्रूव किया था अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियन सीमोर श्विंगर और इसीलिए इसे नाम दिया गया द श्विंगर इफेक्ट। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर को क्रिएट करने के लिए जितने हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है वो सिर्फ हाईली एनर्जेटिक एंड मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूट्रॉन स्टार जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में ही पाई जाती है। उन्हें अर्थ के लैब्स में रिक्रिएट कर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्टों ने इसका भी एक बड़ा इंजीनियस सा हल निकाला। और if हम हमारे अर्थ के लैब्स को ही एक डिमेंशन से स्केल डाउन कर दे तो एज एन अभी तक हमने 3D वर्ल्ड की बात की और कैसे इसमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। और if हम इस प्रोसेस को 2D में करने की कोशिश करें, वेल इस आइडिया को यूज करके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के इंटरनेशनल साइंटिस्ट के ग्रुप ने 2D ग्राफीन शीट्स के ऊपर एक कंट्रोल्ड तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। अब आई एम प्रीटी श्योर आपने ग्राफीन शीट्स को पहले भी देखा हो, नहीं देखा? वेल जिन पेंसिल्स को यूज करके आप पेपर पर लिखते हो उसके अंदर जो लेड होता है वो होता है ग्रेफाइट और उसके अंदर के कार्बन को ही यूज करके एक पतली पूरी शीट तैयार की जाती है जिसे कहते हैं ग्राफीन। ये मटेरियल दिखने में भले ही नाजुक सा है बट इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। इतना इसी मटेरियल को यूज करके स्पेस एलिवेटर्स बनाने के प्लान्स तक बनाए जा रहे हैं। अब स्पेस एलिवेटर्स एक अलग ही कूल कॉन्सेप्ट है, ऐसी लिफ्ट जो आपको बिना किसी रॉकेट के स्पेस तक पहुंचा दे। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो आप सर्च कर सकते हो, गेट्स इट फ्लाई साइंस स्पेस एलिवेटर टाइप करके। इस वीडियो के बाद में इसी ग्राफीन शीट के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके अर्ली 2022 में साइंटिस्टों की एक टीम को वैक्यूम से मैटर को जनरेट करने में कामयाबी मिली। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो बेसिकली सब एटॉमिक फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के बराबर ही होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया और उनके रिजल्ट्स थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से भी पूरी तरीके से मैच कर गए। जब टीम के रिसर्चर्स को इस अचीवमेंट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये रिवील किया कि दरअसल ऐसा कुछ डिस्कवर करने का उनका कोई इरादा था ही नहीं। वो तो बस देखना चाहते थे कि ग्राफीन बेस्ड डिवाइसेस पर एक्सट्रीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा। उन्होंने तो ये सोचा था कि इतनी एनर्जी से डिवाइस ही पूरी तरीके से जल जाएगा, बट सरप्राइजिंगली दे फाउंड प्रूफ ऑफ द श्विंगर इफेक्ट। अब इस डिस्कवरी से 2 डायमेंशनल क्वांटम मटेरियल्स को और भी ज्यादा डेवलप करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर हम एक क्वांटम डिवाइस बनाना चाहते हैं तो क्वांटम स्केल में हो रहे इंटरैक्शंस को समझना जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू, क्वांटम मैकेनिक्स में इतने सारे पॉसिबल कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होते हैं कि उन्हें कैटेगराइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट थैंकफुली रिचर्ड फाइनमैन जो पर्सनली मेरे फेवरेट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस काम को बाकी साइंटिस्टों के लिए काफी आसान कर दिया। उन्होंने कई सारे क्वांटम इंटरैक्शंस को क्लासिफाई करके डायग्राम्स बनाए जिन्हें आज फाइनमैन डायग्राम्स कहा जाता है। इन डायग्राम्स को समझना बहुत ही सिंपल है। देखो, इन डायग्राम्स को टाइम और स्पेस के एक्सिस में बनाया जाता है, जिसमें ये y एक्सिस है टाइम और x एक्सिस है स्पेस। लॉजिक सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइंस रियल पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं और वेवी लाइंस एनर्जी जो कि इस केस में फोटॉन्स है उसे डिनोट करते हैं। अब जैसे एनर्जी में से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स को क्रिएट किया वैसे ही उन दोनों को कंबाइन करके एनर्जी रिलीज हो। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर एनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर वही एनर्जी वापस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और बस कुछ इसी तरह बाकी के इंटरैक्शंस को भी समझा जा सकता है। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से एनर्जी क्रिएट हो, फिर इस एनर्जी से वापस कुछ समय